हे डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दिस फेवरेट प्लेटफॉर्म जो कि आपका है मैग्नेट ब्रेन्स और मैं हूं शिप्रा तिवारी। आज आपको क्या पढ़ना है? आज आपको पढ़ना है लैरिंग्स के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आपको सिखाया था द प्रोसेस ऑफ सॉलोइंग। बहुत सारे लोगों ने तुरंत खाना खाना शुरू कर दिया होगा, तुरंत निगल निगल के देख रहे होंगे। तो मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी आप अपना मुंह खोलते हैं तो आपका मुंह जो होता है उस पर एक बेल शेप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है जिसे हम कहते हैं यूव्यूला। क्या कहते हैं? यूव्यूला। ठीक है, जब आप खाने को निगलते हैं तो यूव्यूला ऊपर जाता है और यहाँ पर जो अंदर की ओर इंटरनल लेयर्स होते हैं उनको बंद कर देता है, और जब खाना नीचे की ओर जाता है तो जो एपिग्लॉटिस होता है वो ट्रैकिया को बंद कर देता है। तो कोई चांस ही नहीं है कि जब आप खाना निगल रहे हैं तो आप खाने जो है आप सांस लें। डन? आई बात समझ में? तो पहली बात तो यूव्यूला ऊपर जाएगा, ठीक है, क्योंकि खाना नहीं, वो क्या करेगा, खाना जैसे ही गुजरेगा यूव्यूला ऊपर जाएगा। वो इंटरनल लेयर्स मैंने आपको बताए थे कि वो लेयर्स होते हैं जो नेजल पैसेज को कहाँ खोलते हैं? फेरिंग्स में खोलते हैं। तो इंटरनल लेयर को वो क्या करेगा बेटा? क्लोज कर देगा बच्चों। ठीक है, डन? इतनी बात समझ में आई आपको? उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि जैसे ही खाना नीचे की ओर पहुंचेगा तुरंत एपिग्लॉटिस किसको क्लोज कर देगा? ट्रैकिया को क्लोज कर देगा। डन? इतनी बात समझ में आई? और अब आपका खाना कहां चले जाएगा? ईसोफेगस में। सो दिस इज द क्विक रिवीजन। ठीक है, चलो आज अपन को पढ़ना है लैरिंग्स। ठीक है, जो इतना जोर जोर से मैं चिल्लाती हूं ना, एक्चुअली वो इसी की वजह से। अगर ये नहीं होगा ना तो फिर आपको मेरी आवाज सुनाई नहीं देगी। और इवन मतलब ये तो आप बहुत इतने प्यारे बच्चे हैं कि इतनी जोर से मेरी आवाज़ सुन लेते हैं, और सुनना भी चाहिए क्योंकि जो जितना तेज बोलता है वो उतना तेज उसकी आवाज़ ब्रेन में हिट करती है। ये चीज़ हमेशा याद रखना। इसीलिए जब आपकी मम्मियाँ जब बोलती है ना, बोल बोल के पढ़ो जल्दी, बोल बोल के क्यों नहीं पढ़ते हो, तो बोल बोल के पढ़ने से होता क्या है कि आपकी आवाज़ सेरिब्रम में जाके स्टोर होती जाती है, जो मेमोरीज होती हैं वो स्टोर होती जाती हैं और आपको चीज़ें याद होती हैं। इसलिए मैं आपको इतना जोर जोर से बताती हूँ ताकि हिट करे दिमाग पे कि मैंने ये बताया था, ये बताया था, ये बताया था। डन? ठीक है, समझ गए? लैरिंग्स। ठीक है, लैरिंग्स को अपन लोग क्या कहते हैं बच्चों? लैरिंग्स को हम लोग कहते हैं बेटा वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स। ठीक है, लैरिंग्स किसके ऊपर होता है? ट्रैकिया के ऊपर। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था डायग्राम में। ठीक है, तो लैरिंग्स किसके ऊपर होता है? ट्रैकिया के ऊपर। ठीक, दोनों, ये दो उंगलियां और एक थंब, ये ऐसा लेना है आपको और यहाँ पे लगाइए। दो उंगलियां ये वाली और एक थंब ये लेना है और आपको गले पे इस एरिया में लगाना है और आपको साउंड प्रोड्यूस करना है। कुछ बजिंग सा साउंड आपको इस जगह पे फील होता है। ये दो उंगलियां और ये थंब लगाइए। दो, ये जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है ना, इट इज ड्यू टू द लैरिंग्स। ठीक है, ये क्या होता है? लैरिंग्स की वजह से होता है। अब आपको ये जानना है कि लैरिंग्स में ऐसा क्या है जिससे आवाज प्रोड्यूस होती है। सो लेट्स स्टार्ट। लैरिंग्स जो होता है वो बेसिकली कार्टिलेज का बना होता है। लास्ट क्लास में भी मैंने बोला था कि जिसको कार्टिलेज के बारे में नहीं पता है वो पूछेगा। ठीक है, तो कार्टिलेज का बना हुआ होता है लैरिंग्स। कार्टिलेज क्या होता है? कार्टिलेज होता है सॉफ्ट बोन, इसको आप कहते हैं। 9th क्लास में आपने टिश्यू के चैप्टर में पढ़ा भी होगा। सो कार्टिलेज इज द सॉफ्ट बोन बच्चों। ठीक है, सॉफ्ट होती है, जो यहाँ पे भी पाई जाती है, यहाँ पे भी पाई जाती है। सो कार्टिलेज इज द सॉफ्ट बोन। ठीक है, अच्छा, बोन से क्यों नहीं बना होता है लैरिंग्स? क्योंकि जब आप बोन में वाइब्रेट करेंगे तो वहां से साउंड जो है वो उतना तेजी से रिफ्लेक्ट नहीं होगा, इसलिए आपका जो लैरिंग्स होता है वो कार्टिलेज का बना होता है। कार्टिलेज को हम सॉफ्ट बोन भी कहते हैं, ये एक कनेक्टिव टिश्यू होता है। So larynx is the cartilaginous box which helps in the sound production, hence it is called as sound box. ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि लैरिंग्स किसके ऊपर होता है? लैरिंग्स होता है ट्रैकिया के ऊपर। डन? उसके बाद ये बना किससे होता है? कार्टिलेज से, इसीलिए आप इसको कार्टिलेजिनस बॉक्स भी कहते हैं क्योंकि ये साउंड प्रोड्यूस करता है। ठीक है, इसीलिए आप इसे क्या कहते हैं? साउंड बॉक्स। ठीक है, समझ गए आप लोग इतनी बात? हाँ, हम समझ गए। ओके, लैरिंग्स में लैरिंग्स का रोल रेस्पिरेशन में नहीं है। ट्रैकिया का रोल है रेस्पिरेशन में, एपिग्लॉटिस का है, ग्लॉटिस का है, माउथ का है, नोज का है। माउथ का भी है क्योंकि आप नाक बंद कर लीजिए, माउथ से भी ब्रीथ कर सकते हैं ना, तो सबका रोल है। पर लैरिंग्स का रेस्पिरेशन में कोई रोल नहीं होता। पर रेस्पिरेशन में पढ़ क्यों रहे मैडम? क्योंकि वो ट्रैकिया के ऊपर प्रेजेंट होता है। सो यू हैव टू स्टडी अबाउट द ट्रैकिया, पर स्ट्रक्चर के ऊपर कुछ और है तो उसको कैसे छोड़ दें? ठीक है, तो लैरिंग्स जो है वो रेस्पिरेशन में हेल्प नहीं करता। इट इज प्रेजेंट ओवर द टिप ऑफ ट्रैकिया। इट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। हाउ मेनी कार्टिलेज? 9 कार्टिलेजेस। ठीक है,
9 कार्टिलेजेस होते हैं, जिसमें 3 पेयर्ड कार्टिलेज होते हैं और 3 अनपेयर्ड कार्टिलेज होते हैं। प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि इफ एनीबडी वांट्स टू स्टडी अबाउट द कार्टिलेजेस, मैं वो भी आपको पढ़ाऊंगी। इसमें जो सबसे बड़ा कार्टिलेज होता है वो होता है थायराइड कार्टिलेज। बस इतना ही आपको जानना है, पर अगर किसी को जानना है और तो प्लीज मुझे बताना, मैं कोई एक सेपरेट वीडियो इसके लिए बना दूंगी। ठीक है, समझ गए इतनी बात। सो लेरिंग्स इज मेड अप ऑफ बच्चों, लेरिंग्स इज मेड अप ऑफ कार्टिलेजेस। हाउ मेनी कार्टिलेज बेटा? 9 कार्टिलेज। कितने पेयर्ड हैं? 3। और कितने अनपेयर्ड हैं? 3। ठीक है, तो 6 हो गए वो और 3 हो गए वो, मतलब 9। लेरिंग्स जो होता है वो किसमें ओपन होता है? लेरिंगोफेरिंग्स। कहाँ ओपन होता है? लेरिंगोफेरिंग्स। ये क्या होता है मैडम? लेरिंगोफेरिंग्स के बारे में आपको पढ़ाया है ना मैंने। चलिए आ जाइए, देखिए क्या होता है लेरिंगोफेरिंग्स। मैं इस डायग्राम में बता देती हूँ। सो ट्रैकिया के ऊपर क्या होता है आपका? लेरिंग्स। सपोज दैट लेट मी ड्रॉ दिस विद द ब्लैक कलर, क्योंकि यहाँ पे विजिबल नहीं होगा। दिस इज सो मैजिकल बोर्ड, इसमें सारे कलर आ जाते हैं, इजंट इट? ठीक है, तो इस एरिया में क्या होता है? लेरिंग्स। ओके, इतनी बात समझ गए। और ये जो एरिया है पूरा, ध्यान से समझिए, ये जो पूरा एरिया है ये क्या है? फेरिंग्स। ठीक है, तो लेरिंग्स का जो एरिया फेरिंग्स से जुड़ा है उसे हम कहते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, तो लेरिंग्स का जो एरिया फेरिंग्स से जुड़ा है उसे हम कहते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। डन? कोई दिक्कत परेशानी? समझ गए? अरे बोलोगे कैसे? लिख के बताओ। समझ गए? हाँ मैडम समझ में आ गया। सो नेजल पैसेज जो फेरिंग्स से जुड़ी हुई है नेजोफेरिंग्स, ओरल पैसेज जो फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है ओरोफेरिंग्स, और लेरिंग्स का जो एरिया फेरिंग्स से जुड़ा हुआ है इट इज द लेरिंगोफेरिंग्स। इतनी बात समझ गए? एरिया समझ गए? ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी? सो दिस एरिया इज द फेरिंग्स। ये पूरा एरिया क्या है? फेरिंग्स। और लेरिंग्स का जो एरिया जुड़ा हुआ है फेरिंग्स से इट इज द लेरिंगोफेरिंग्स। ठीक है, एक बार क्लियर करके फिर से बता दूं क्या? देखिए ये पूरा एरिया क्या है? फेरिंग्स। ठीक है, अब ये जो एरिया है दिस इज द लेरिंग्स एरिया। लेरिंग्स का जो एरिया फेरिंग्स से जुड़ा है उसे हम कहते हैं लेरिंगोफेरिंग्स। डन? इतना पूरा एरिया क्या है? फेरिंग्स। कितने सेंटीमीटर का? कितने 12। ठीक, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग, देखिए क्या होता है? कार्ड, ये सारी चीजें हम लोगों ने समझ ली थी। डन? ओके, अब आपको समझना है कि जो लेरिंग्स होते हैं, लेट मी सिलेक्ट द रेड कलर, लेरिंग्स जो होते हैं वो बहुत प्रोमिनेंट होते हैं मेन में। ठीक है, ड्यू टू द मेल हार्मोन। ठीक है, मेल हार्मोन कौन सा है बच्चों? क्या है? बोलिए। मेल हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। क्या है? टेस्टोस्टेरोन। तो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन की प्रेजेंस में जो मेल होते हैं उनकी आवाज जो होती है ना वो बहुत ज्यादा लाउड होती है। ठीक है, तो प्रोमिनेंट आवाज होती है, भारी आवाज होती है और बहुत दूर तक जाती है, क्योंकि उनके लेरिंग्स बहुत प्रोमिनेंट होते हैं। क्यों होते हैं मैं बताऊंगी। ठीक है, बिफोर द प्यूबर्टी लेरिंग्स इज अनकन्फ्यूशियस एंड इट इज सिमिलर इन द बोथ सेक्सेस। ठीक है, दोनों में सेम होता है। ठीक है, बिल्कुल एक जैसा दिखाई देता है। इसीलिए जब बच्चा रोता है ना तो उसका सेक्स डिटरमाइन नहीं कर पाते कि लड़की रो रही है कि लड़का रो रहा है। ऐसा कर सकते हैं क्या? और अगर कर सकते हैं तो मान लेना कि तुम जो है तो अगले आइंस्टीन तुम ही हो। ठीक है, तो जब भी छोटा बच्चा रोता है ना तो उसकी आवाज आप डिटरमाइन नहीं कर पाते कि अरे लड़की रो रही है कि लड़का रो रहा है, क्योंकि लेरिंग्स जो होते हैं उनमें पहचान पाना इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट थिंग कि बर्ड का वॉइस बॉक्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर स्कूल एग्जामिनेशन एंड नीट एज वेल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन लेरिंग्स भी जो है, जो वॉइस बॉक्स है वो भी अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैसे तुम्हारे वॉइस बॉक्स को लेरिंग्स कहते हैं, ठीक है, वैसे ही बर्ड्स के वॉइस बॉक्स को हम सिरिंग्स कहते हैं। ठीक है, ओके। अब लेरिंग्स के अंदर बच्चों ऐसा क्या है? लेरिंग्स के अंदर कुछ होना चाहिए ना, कि ऐसे ही थोड़ी। ओके, तो लेरिंग्स के अंदर ऐसा क्या है अब हमें जानना है कि जिसकी वजह से आवाज प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से मैं इतना चिल्लाती हूं और तुम अपने घर वालों पर इतना चिल्लाते हो, घर वाले तुम्हारे ऊपर इतना चिल्लाते हैं, कभी कभी तुम्हें धुन भी देते हैं। ओके, तो ऐसा क्या होता है कि आपकी आवाज जो है वो इतनी तेजी से प्रोड्यूस करती है? लेरिंग्स के अंदर ऐसा है क्या? तो लेरिंग्स के अंदर होते हैं बच्चों वोकल कॉर्ड्स। क्या होते हैं? वोकल कॉर्ड। वी हैव 2 टाइप्स ऑफ वोकल कॉर्ड। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए सुनते हैं अपन। ठीक है, आ जाइए, क्या है? ओके, डन। लेरिंगोफेरिंग्स आप समझ गए, द एरिया ऑफ द फेरिंग्स विच अटैच विद द लैरिंग्स कॉल्ड एज लेरिंगोफेरिंग्स।
सो दिस एरिया इज द लैरिंग्स, ठीक है, ये एरिया जो पूरा आपको दिखाई दे रहा है, जो पिंक कलर के सर्कल से इंसर्कल्ड है, उसे आप कहते हैं लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के अंदर ऐसे हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है, अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वॉइस बॉक्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, इट इज लाइक द स्टोमेटा, ठीक है। तो लैरिंग्स का स्ट्रक्चर कुछ, वॉइस वोकल कॉर्ड्स का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके का होता है, और ये किसके अंदर पाए जाते हैं, लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स किसके ऊपर होता है, ट्रैकिया के ऊपर। डन। अब प्यारे बच्चों, व्हाट इज अ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, ओके। सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ वोकल कॉर्ड्स, ठीक है, एक होता है ट्रू वोकल कॉर्ड्स एंड एक होता है फॉल्स वोकल कॉर्ड। मैं फॉल्स बाद में बताऊंगी, ठीक है, फॉल्स के बारे में बाद में बताऊंगी, क्योंकि पहले सच्चाई की जीत कर लें अपन, ठीक है। ट्रू वोकल कॉर्ड्स के बारे में देखेंगे, ओके। ट्रू वोकल, अच्छा फॉल्स मैडम आपने पहले क्यों लिखा, क्योंकि वोकल कॉर्ड कुछ आगे होते हैं कुछ पीछे, तो जो आगे होते हैं बच्चों उन्हें हम कहते हैं फॉल्स वोकल कॉर्ड्स, और जो पीछे होते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रू वोकल कॉर्ड्स, ठीक। किसके अंदर होते हैं, बताओ बताओ किसके अंदर होते हैं, लैरिंग्स के अंदर। लैरिंग्स कहाँ है बच्चों, फेरिंग्स के ऊपर। डन, कोई दिक्कत, चलिए नाउ नेक्स्ट थिंग, ओके। ट्रू वोकल कॉर्ड जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ येलो इलास्टिक फाइबर। किससे बने होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर। मैडम क्यों, ये क्या है, अब 9th क्लास में पढ़े नहीं क्या बेटा, पढ़ो ना अच्छे से कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ फाइबर, एक होता है येलो फाइबर, एक होता है व्हाइट फाइबर। बताओ मुझे पहले 9th बताना पड़ जाता है। तो येलो फाइबर जो होते हैं उनमें इलास्टिसिटी ज्यादा पाई जाती है, ठीक है। तो जो आपके ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, येलो इलास्टिक फाइबर से। मेल में इलास्टिक फाइबर जो होता है, जो वोकल कॉर्ड की लेंथ होती है या इन फाइबर की जो लेंथ होती है वो अराउंड 2.25 सेंटीमीटर होती है, जबकि फीमेल में इसकी लेंथ 1.75 लेंथ होती है सेंटीमीटर। मीटर में समझ लेना कि 1 मीटर के वोकल कॉर्ड ही है तुम्हारे पास, इसका मतलब ये है कि तुम एक बार बोलोगे ना तो पूरा वर्ल्ड सुन लेगा, ठीक है। तो मेल में जो वोकल कॉर्ड होते हैं वो कितने सेंटीमीटर की, अराउंड 2.5 सेंटीमीटर के, और करीब 1.7 सेंटीमीटर के फीमेल में। तो लेंथ किसकी है, फाइबर्स की लेंथ है, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। The free inner rim of vocal cords set into the vibration as the air expelled from the lungs and the sound produces when the cords are vibrate। अब मेरी बात को समझना, जब हम लोग गिटार बजाते हैं, ठीक है, अब तुम समझना मेरी बात को। गिटार जब हम लोग बजाते हैं तो गिटार में क्या होता है कि उसमें तार लगे होते हैं, ठीक है। अब वही तुम ज्यादा होशियार हो, तुम ज्यादा गिटार बजाते होगे, जो लोग भी बजाते हैं उन्हें पता होगा कि जब भी आप उसमें तार होते हैं, ठीक है, तार हमेशा देखिएगा उनमें जो स्ट्रिंग्स होती हैं वो एकदम टाइट बंधी होती हैं। तो जहाँ पे स्ट्रिंग मोटी होती है वहां पर आवाज थोड़ी सी मोटी मोटी आती है, पर जहां पर स्ट्रिंग पतली होती है वहां पर आवाज एकदम पतली आती है। इसका मतलब ये कि अगर तार में स्ट्रेच ज्यादा है तो आवाज एकदम पतली आएगी, और अगर तार में स्ट्रेच कम है तो आवाज क्या आएगी, मोटी आएगी। तो बेसिकली वोकल कॉर्ड में क्या पाए जाते हैं, फाइबर्स, और ये फाइबर खिंचे हुए रहते हैं, खिंचे खिंचे होते हैं। तो जब आपके लंग्स से हवा आती है ना, जब आप लंग से हवा आती है तो वो मुंह में आती है, मुंह में आने से पहले वो कहाँ जाती है, लैरिंग्स में जाती है, लैरिंग्स में कहाँ जाती है, वोकल कॉर्ड्स में जाती है। वोकल कॉर्ड में जब हवा उन तारों से टकराती है तो क्या प्रोड्यूस होता है, वाइब्रेशन, और उस वाइब्रेशन को आप माउथ में लाते हैं और चढ़ 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 बोलते जाते हैं। डन। और अगर आपको नहीं बोलना है और वाइब्रेशन फील करना है तो यू फील द वाइब्रेशन, कि लंग्स से जो हवा आ रही है वो हवा आपके वोकल कॉर्ड्स में जा रही है और वो उनके तारों से टकरा रही है। टकराने से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन कहाँ आ रहा है, माउथ में, जिससे आपका टंग, टूथ, आपके लिप्स स्पीच में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। पिच इज कंट्रोल्ड बाय द टेंशन ऑफ वोकल फोर्स। बताओ यार, मैं तो यही बता रही थी ना तुम्हें कि गिटार में जिस तार में जितनी इलास्टिसिटी होगी, जितना वो खिंचा हुआ होगा, आवाज उतनी पतली आएगी। मतलब इट इज लाइक कै 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 कै, ठीक। और जितनी ज्यादा मोटी आएगी आवाज में उतनी भरभराहट होगी, इट इज लाइक भै 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 भै, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, अगर आवाज में लोअर साउंड है तो इसका मतलब ये कि मसल में टेंशन कम है। अगर आपकी आवाज में चंचनाहट नहीं है, पतली नहीं है आपकी आवाज, इसका मतलब ये कि वोकल कॉर्ड में जो इलास्टिक फाइबर्स हैं उसमें ज्यादा इलास्टिसिटी नहीं है। टन, ओके। पर अगर आपकी आवाज पतली है, सुरीली है,
तो आपके वोकल कॉर्ड में इलास्टिसिटी ज्यादा है। वोकल कॉर्ड मतलब येलो फाइबर्स होते हैं उनके अंदर, उनमें, ठीक है। एंड्रोजन के इन्फ्लुएंस में, एंड्रोजन क्या होता है, सब लोग इधर देखेंगे, एंड्रोजन होते हैं बच्चों मेल हार्मोन, ठीक है, डन, ठीक है बेटा। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, आप लोग इतने अच्छे हैं सच में। देखिए कि मेल हार्मोन्स जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एंड्रोजन्स। क्या कहलाते हैं, एंड्रोजन्स, ठीक है। अब एंड्रोजन की इन्फ्लुएंस में ना, तो एंड्रोजन जब निकलता है मेल्स में, टेस्टोस्टेरोन निकलता है, तो वोकल कॉर्ड हमेशा मोटे होते हैं, मतलब उनके जो येलो इलास्टिक फाइबर होते हैं ना वो क्या होते हैं, मोटे। तो उनकी आवाज क्या होती है, हो भै भै भै। पर यही फीमेल की बात करूं तो उनके वोकल कॉर्ड क्या होते हैं, पतले, तो उनकी आवाज होती है के 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 के। तो चनचनाहट की आवाज होती है फीमेल में और भरभराहट की आवाज होती है मेल में, क्योंकि मेल के वोकल कॉर्ड थिक होते हैं और फीमेल के थिन होते हैं। मेरी तो इतनी थिन नहीं है, फिर भी बहुत सारे लोगों को जब मैं इतना तेज बोलती हूँ तो उनके कानों में ये आवाज चुभने लगती होगी, पर मैं मानूंगी नहीं क्योंकि मुझे ये तुम्हें सिखाना है, ठीक है। तो लड़कियां जो होती हैं उनकी आवाज हमेशा पतली ही होती है, और अगर नहीं है तो इसका मतलब ये है कि वोकल कॉर्ड उनके भी मोटे, पर इसका मतलब नहीं कि वो लड़का है, हो सकते हैं लड़कियों के भी मोटे। जैसे मैं बहुत ज्यादा बोलती हूँ, पढ़ाती हूँ ना, तो पढ़ाते पढ़ाते भी वोकल कॉर्ड मोटे हो जाते हैं, तो आवाज उतनी ज्यादा पतली नहीं होती। पर नॉर्मली लड़कियों की आवाज बड़ी ही चंचनाहट वाली होती है, लड़कियों की, लड़कों की भै 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 भै, ठीक। वोकल कॉर्ड मोटे होंगे तो जो आपका साउंड होगा वो मोटा होगा, डन, ओके। इसलिए जो फीमेल्स होती हैं उनके में जो वाइब्रेशन होता है वो ज्यादा देर तक होता है क्योंकि पतली है, जबकि मेल में उतना धीरे होता है, ओके। सो मेल हैज द लो पिच वॉइस एंड द फीमेल हैज हाई पिच वॉइस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। स्ट्रक्चर देखते हैं वोकल कॉर्ड्स का कि क्या है, आ जाइए। सो दिस इज द ट्रैकिया, आगे होती है। दिस इज द ईसोफेगस, पीछे होती है। मैडम कितने बार बताओगी, जब तक तुम सीख नहीं जाते, ठीक है। पिछले 10 सालों से हम तब तक लोगों को सिखाते रहते हैं जब तक वो सीख ना जाए, ठीक है। उसके बाद ट्रैकिया के बाद क्या होता है बच्चों, ट्रैकिया के बाद होता है वोकल कॉर्ड्स, ठीक है। ग्लॉटिस क्या होता है, ग्लॉटिस इज द ओपनिंग ऑफ ट्रैकिया मैडम। तो गलत क्या है बेटा, मैडम इट इज द ओपनिंग ऑफ ईसोफेगस, आप ही ने तो बताया था, ठीक है। वोकल कॉर्ड्स किससे बने होते हैं, कार्टिलेज से। कार्टिलेज के अंदर क्या होता है, कौन सा कार्टिलेज है बेटा, येलो इलास्टिक फाइबर कार्टिलेज है, येलो कार्टिलेज है। इसमें क्या होते हैं, फाइबर्स होते हैं। आपके वोकल कॉर्ड या आपके ट्रैकिया के ऊपर जो ढक्कन होता है उसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। आई होप कि इतनी सारी चीजें आपने समझ में आ गई होंगी। सो व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लेक्चर प्यारे बच्चों, वी लर्न द लैरिंग्स, वी लर्न द फेरिंग्स तो पढ़ लिया है, वी लर्न द वॉइस बॉक्स, इसको आप लैरिंग्स कहते हैं, और हमने वोकल कॉर्ड्स के बारे में पढ़ा। अरे फॉल्स वोकल कॉर्ड के बारे में तो पढ़ा ही नहीं है, आ जाओ, चलो आ जाओ देखें क्या होता है। तो ट्रू वोकल कॉर्ड आपको समझ में आए कि क्या है, फॉल्स वोकल कॉर्ड देख लीजिए क्या होता है। फॉल्स वोकल कॉर्ड जो होते हैं, देखिए ट्रू वोकल कॉर्ड कहाँ होते हैं, फॉल्स के पीछे, और फॉल्स कहाँ होता है, ट्रू के आगे, ठीक है। फॉल्स वोकल कॉर्ड कुछ नहीं होते हैं, जो लेरिंग्स में जो म्यूकस मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये जो स्किन होती है उसके फोल्ड से बने होते हैं, ठीक है। स्किन की फोल्ड से बने होते हैं, इट इज मेड अप ऑफ द फोल्ड ऑफ म्यूकस मेम्ब्रेन, या मेम्ब्रेन या स्किन के फोल्ड से बने होते हैं। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द साउंड प्रोडक्शन, ठीक है। आप समझना, कभी तुमने हिप्पोपोटामस की आवाज सुनी है, ठीक है, वो कभी चिल्लाता नहीं है, वो बस करता रहेगा, ठीक, क्योंकि उनके पास ना ट्रू वोकल कॉर्ड्स नहीं होते, और ट्रू वोकल कॉर्ड नहीं होते तो बेचारे ना चिल्ला नहीं पाते। पर यहीं तुम हाथी की आवाज सुनो, इतना जोर से चिल्लाता है कि सारे जानवर जंगल के अंदर घुस जाते हैं, होता है कि ना, क्योंकि हाथी के पास फॉल्स वोकल कॉर्ड नहीं होता। तो हिप्पोपोटामस के पास ट्रू नहीं होता, जिसकी वजह से वो चिंघाड़ता ही रहता है, और जो एलिफेंट होता है उसके पास फॉल्स नहीं होते, इसलिए वो इतना जोर से चिल्लाता कि तुम्हारे कान ही फट जाएं, ठीक। इसीलिए उनका ट्रम्पेट साउंड होता है, जैसे आप ट्रम्पेट बजाते हैं पो 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 पो, वैसा ही साउंड होता है। सो ट्रू वोकल कॉर्ड की वजह से आप बोल सकते हैं, आप आवाज निकाल सकते हैं। और फॉल्स वोकल कॉर्ड, मैडम फिर फॉल्स वोकल कॉर्ड का फंक्शन क्या है बेटा, ट्रू जो है ना कई बार इतना जोर से बोल देता है कि वो डैमेज भी हो सकता है, जैसे मेरा, ठीक, हो सकता है। पर फॉल्स उसको हमेशा प्रोटेक्ट करके रखता है, उसे हमेशा सिक्योरिटी देता है, उसे हमेशा सपोर्ट करता है कि भैया ऐसा है कि ज्यादा तेज मत बोलना, नहीं तो फिर गूंगे हो जाओगे, ठीक है। तो फॉल्स वोकल कॉर्ड हमेशा ट्रू को सपोर्ट करता है, रुक जा बहुत तेज हो गया, बहुत तेज हो गया, ठीक है। तो वाइब्रेशन को बैलेंस करता है और सपोर्ट करता है। पर अगर फॉल्स वोकल कॉर्ड आपके पास
कभी कभी लोग जो है बचपन से ही गूंगे हो जाते हैं, ठीक है, तो गूंगे हो जाते तो क्या होता है उनके पास ट्यूब अच्छे से काम नहीं करता, फॉल्स होता, तो बेचारे लोग ना आ कर लेते हैं पर बोल नहीं पाते, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि जो महिलाओं का इतना जोर से हाई पिच वॉइस क्यों है, क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड खिंचा हुआ है। और आपको पता है कि मेल का इतना लो पिच या भरभराहट वाली आवाज क्यों है, क्योंकि उनका वोकल कॉर्ड मोटा है, ठीक है। सो आई होप यू लर्न दिस वीडियो, आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो, बिकॉज एंजॉयमेंट इज मोस्ट नेसेसरी पार्ट ऑफ द नीट, ठीक है। जब तक आप कोई सीखेंगे नहीं ना, आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो मैंने आपको सब कुछ वोकल कॉर्ड में बताया, बाकी इसके क्वेश्चन भी मैं आपको सॉल्व कराऊंगी। अच्छा, जो लोग बोल रहे हैं स्कूल स्कूल स्कूल, बेटा स्कूल को मैं बोली नहीं हूँ, हम स्कूल भी पढ़ा ही रहे, ये सब कुछ आपके स्कूल के एग्जामिनेशन में भी आएगा, आपकी पूरी एनसीईआरटी का पूरा कंटेंट है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अच्छा, जो लोग भी स्कूल में पढ़ रहे हैं तो घबराना नहीं है बच्चों, मैं आपके लिए 1 शॉट वीडियो भी बनाऊंगी, ठीक है, कोई टेंशन तो नहीं है अब, ठीक है। आपका पूरा एनसीईआरटी सोल्यूशन भी कराऊंगी, मैं साफ कराऊंगी, तुम्हारे 11वीं में 1 नंबर आएंगे, 1 नंबर नहीं, फर्स्ट नंबर पे आओगे तुम, ठीक है। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। Hey students, welcome back to the Magnet Brains, मैं हूँ शिप्रा तिवारी। सो लेट्स स्टार्ट। आज आपको पढ़ना क्या है, आई होप यू एंजॉयड द प्रीवियस लेक्चर्स, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्कूल एग्जामिनेशन के लिए भी और आपके नीट एग्जामिनेशन के लिए भी। मैंने आपको बहुत बार बोला है, आपको ये वीडियोस बार देखने हैं। और जो भी 10th क्लास के बच्चे इस लेक्चर्स में जुड़ रहे हैं उनको मैं ये बता दूं कि आपको जो लेक्चर बनाए गए हैं वो पूरा सिलेबस है, आपका सिर्फ और सिर्फ आर एनवायरनमेंट आधा बाकी है और नेचुरल रिसोर्सेज बाकी है, जो कि मैं आपको पढ़ाऊंगी और आपकी एक्टिविटीज भी कराऊंगी, ठीक है। तो वो जो वीडियो मैंने आपको बता दिया, इट इज फुल प्रूफ, आपको पूरा सब कुछ मिलेगा, उसको आप बार पढ़ते रहिए। नाउ लेट्स कम टू द 11th क्लास। 11th क्लास के बच्चों के लिए आज जो आपको पढ़ना है वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का ट्रैकियल पार्ट, ओके। तो हम लोगों ने फेरिंग्स पढ़ लिया, हम लोगों ने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, पर आज आपको पढ़ना है ट्रैकिया के बारे में। देन लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज द ट्रैकिया, क्या होता है ट्रैकिया। सो दिस पैसेज इज कॉल्ड एज ट्रैकिया। मैं ऐसे बताऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। सो लेट्स स्टार्ट कि ट्रैकिया होता क्या है। बेसिकली ट्रैकिया एक ट्यूब होती है जो कि फेरिंग से स्टार्ट होती है, ठीक है। सो ट्रैकिया इज द ट्यूब जो कि फेरिंग से स्टार्ट होती है। डन, आई बात समझ में। ट्रैकिया के ऊपर लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स जो होता है ये बहुत सारे कार्टिलेजेस का बना हुआ होता है, जो कि मैंने आपको बताया, तो वो आपको समझ में आ गया था। आई होप कि वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया है तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। ट्रैकिया जो होती है ये करीब 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग एक ट्यूब है। डन, कितने सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग ट्यूब है, और इसका डायमीटर जो है वो करीब 2.5 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। It present and complete the length of neck and up to the interior part of the thoracic cavity, ठीक है। Now let's start कि कहना क्या चाह रही हूं मैं, इस डायग्राम से आपको और समझ में आ जाएगा। नाउ देखिए ये क्या है कि दिस इज द ट्रैकिया। सो दिस इज द ट्रैकिया। ट्रैकिया आपके थोरेसिक कैविटी में फैली होती है। दिस इज द ट्रैकिया, ओके, ये आपके थोरेसिक कैविटी में फैली होती है। अब बहुत सारे लोगों का ये सवाल होगा कि मैडम व्हाट इज द थोरेसिक कैविटी। डन, देखिए क्या होता है थोरेसिक कैविटी। थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी। डन, आपकी चेस्ट की जो कैविटी होती है उसे आप कहते हैं थोरेसिक कैविटी, और चेस्ट के नीचे जो कैविटी होती है उसे कहते हैं एब्डोमिनल कैविटी। डन, तो जो छाती वाला एरिया, जो चेस्ट वाला एरिया, उसे आप कहते हैं थोरेसिक कैविटी। तो ट्रैकिया जो होती है वो नेक से शुरू होती है और आपके थोरेसिक कैविटी की ओर जाती है, ये थोरेसिक कैविटी में फैली होती है। डन, तो कहां से शुरू हो रही है, शुरू हो रही है आपके नेक से और जा कहां रही है, आपके थोरेसिक कैविटी में। डन, इतनी बात समझ में आई आपको। यहां पर आपको ये समझ, अच्छा एंटीरियर पार्ट में होती है। एंटीरियर मैंने आपको बताया था सामने की ओर, आगे की ओर होती है, पीछे तो वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है। नाउ ट्रैकिया जो होती है उसके पूरे लेंथ में देखिए इनकम्प्लीट 16 से लेकर 20 सी शेप की रिंग होती है। सी फॉर कैट, ओके। तो सी शेप की रिंग्स होती हैं और ये पीछे से इनकम्प्लीट होती है। डन, तो ट्रैकिया जो होता है उसमें सी शेप की रिंग्स होती हैं और ये रिंग्स पीछे से इनकम्प्लीट होती हैं। रिंग का काम क्या होता है पहले ये समझ लीजिए। रिंग जो होती है वो बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज से। हाइलिन इज अ टाइप ऑफ कार्टिलेज। वेयर वी स्टडीड अबाउट द हाइलिन कार्टिलेज, टेल मी। हमने हाइलिन कार्टिलेज के बारे में पढ़ा है आपकी नाक में। दैट द हाइलिन कार्टिलेज सेपरेट्स द नेजल चैम्बर फ्रॉम into two parts.
वन इज द लेफ्ट पार्ट एंड सेकेंड इज द राइट पार्ट। डन, इतनी बात समझ में आई। तो हाइलिन कार्टिलेज के हाइलिन कार्टिलेज ही आपके ट्रैकिया में भी प्रेजेंट होता है, जो कि ट्रैकिया को ऐसा कवर करके रखता है। सो सपोज दैट दिस इज ट्रैकिया, तो ये ट्रैकिया को ऐसा कवर करके रखेगा, पीछे से ये इनकम्प्लीट रहती है। सो इट इज द इनकम्प्लीट राउंड शेप रिंग एंड इट इज अ सी शेप रिंग। सी इज द इनकम्प्लीट राउंड, इजंट इट? ठीक है, तो ये बनी होती है हाइलिन कार्टिलेज से। कार्टिलेज क्या है बेटा? कार्टिलेज एक सॉफ्ट बोन है, बहुत बार मैंने बताया है, ठीक है। Now this ring is incomplete to the dorsal surface, isn't it? पीछे से ये कैसी होती है? incomplete होती है, ठीक है। These rings are incomplete dorsal surface of the trachea. देखिए दो बार रिपीट हो गया, sorry for this. Okay, on the dorsal surface trachearis muscles are present, which are involuntary in nature, helps in the dilation of trachea during the forceful respiration, breathing. ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना, जो इतनी ज्यादा बड़ मैंने बोला क्या है। देखिए, suppose that I am doing this. ठीक, समझ में आया आपको मैंने क्या किया? सो दिस इज द फोर्सफुल ब्रीदिंग। ये क्या है आपका? फोर्सफुल ब्रीदिंग। फोर्सफुल ब्रीदिंग कैसे हुआ? जब आपने अचानक से खांसा तो आपने एक्स्ट्रा एयर को लंग्स से बाहर फोर्सफुली निकाला। अगर आपने फोर्सफुली निकाला तो ट्रैकिया को थोड़ा सा, मतलब बिल्कुल थोड़ा सा एक्सपैंड होना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की मसल होती है विच इज कॉल्ड एज ट्रैकियलिस मसल। भाई ट्रैकिया है तो ट्रैकियलिस मसल है, सीधी बात है। तो जब आप फोर्सफुल एक्सपिरेशन में ब्रीदिंग करते हैं तो आप एक्स्ट्रा एयर लंग से बाहर निकाल रहे हैं, और लंग से एक्स्ट्रा एयर को बाहर निकालने के लिए वी नीड सम स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स व्हिच इज प्रेजेंट इनटू द ट्रैकिया। तो थोड़ा सा वो ट्रैकिया को क्या करेगी? एक्सपेंड कर देगी, और आप आसानी से जितना मन करे उतना तेज खा सकते हो, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ट्रैकिया व्हिच स्टार्टेड फ्रॉम द नेक, गोज इनटू द thoracic cavity एंड देन डिवाइड एंड गोज इनटू द लंग्स। ठीक, तो thoracic कैविटी क्या है बच्चों? इट इज द चेस्ट कैविटी। लेंथ क्या है? 12 सेंटीमीटर। डायमीटर क्या है? 2.5 सेंटीमीटर। डन, कोई परेशानी तो नहीं है? ठीक, चलिए ट्रैकिया समझ गए हम लोग। नाउ लेट्स कम टू द लंग्स, ठीक है। देखिए फेफड़े के बारे में पढ़ रहे हैं। फेफड़ा इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, मुझे बहुत पसंद है फेफड़ा। खाना नहीं, ठीक, इससे ब्रीथ करना। तो जो लोग सुबह योगा करते हैं, इट इज वेरी बेनिफिशियल फॉर हर एंड हिज हेल्थ। ओके, तो आप लंबी सांसें लीजिए करिए और लंग्स में पूरी हवा भरा करिए। फिर लंग्स में ज्यादा हवा भरेंगे तो मोर ऑक्सीजन विल डिलीवर इनटू द ब्लड। ज्यादा ऑक्सीजन ब्लड को मिलेगी तो ज्यादा ऑक्सीजन पूरे ऑर्गन को मिलेगी और फिर मजे में जिंदगी चलेगी, ठीक है। तो सुबह उठकर हमेशा ब्रीथ करना लंबा लंबा बहुत जरूरी है। अब दोपहर में 12 बजे उठोगे ना तो ब्रीथ करने का कोई मतलब नहीं, तो प्लीज सुबह उठा करो, पढ़ाई किया करो। नाउ लंग्स देखते हैं क्या है। मैं तो डायग्राम पे फोकस कर रही हूँ। अच्छा, ये डायग्राम जो लोग बोल रहे हैं स्कूल में आएगा, बेटा आएगा। अब ये डायग्राम स्कूल में आएगा, बहुत ही इजी बिजी डायग्राम है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई डिफिकल्टी नहीं होना चाहिए, ठीक है। देखिए क्या है, वी हैव 2 lungs। हाउ मेनी लंग्स? 2 lungs, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी इसमें? नो। अब लंग्स के ऊपर सबसे पहले हम लोग कवरिंग की बात करते हैं। अब आपका ध्यान इस पर जा रहा होगा, बेटा इस पे मत अभी करो, इस पर अपन पढ़ेंगे। अब इधर देखिए, ठीक है। सो लंग्स जो होता है वो देखिए ब्लू कलर का एक कवरिंग आपको दिखाई दे रहा है। द कवरिंग इज नोन एज प्लूरा। ओके, सब लोग देखेंगे। लंग्स जो फेफड़ा होता है, भाई एक बात बताओ, तुम कपड़े क्यों पहनते हो? ठीक, एक तो पहली बात शर्म आती है इसलिए, दूसरी बात हम कपड़े पहनते हैं ड्यू टू द प्रोटेक्शन, ठीक है। द क्लोथ गिव्स अस प्रोटेक्शन, ठीक है। आपको पता है कि कोई आपको जो है तो सुई घोंपने आएगा और कपड़ा पहने होंगे, क्लोथ्स पहने होंगे तो आपको कोई डैमेज नहीं होगा। सेम विद दीज ऑर्गन्स, इजंट इट? ये भी आपके बॉडी के पार्ट है और कंटिन्यूसली इसको प्रोटेक्शन चाहिए है। तो लंग्स के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जिसे आप कहते हैं प्लूरा। क्या कहते हैं? प्लूरा। डन 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 डन, इतनी बात आपको समझ में आई। नाउ लेट्स कम एंड ड्रॉ डायग्राम ऑफ लंग, ठीक है। देखते हैं, एक छोटा सा डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। तो सपोज दैट दिस इज आवर लंग, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इतना ही स्पेस है तो सो आई कैन ड्रॉ द स्मॉल लंग, ठीक है। प्लीज डू कंसिडर इट। ओके,
आप देखिएगा, सब लोग इधर देखिए। सो लंग्स के पास 2 कवरिंग है, सब लोग देखेंगे लंग्स हैव 2 कवरिंग। ओके, यहाँ पर मैंने एक ही बनाई है उस डायग्राम में, पर यहाँ पर लंग्स के पास 2 कवरिंग है। हमारे पास 2 लंग है पर जगह कम होने की वजह से मैंने इधर बनाया। तो पहली जो कवरिंग होती है, बोथ द कवरिंग आर कॉल्ड एज प्लूरा, ठीक है, फॉर द स्कूल एग्जामिनेशन। ओके, इट इज कॉल्ड एज प्लूरा। बट नीट एग्जामिनेशन के लिए देयर आर 2 लेयर्स, एक होती है पैराइटल प्लूरा, ठीक है, एक होती है प्यारे बच्चों पैराइटल प्लूरा, सब लोग इधर देखेंगे। ओके, एक होती है पैराइटल प्लूरा और एक होती है विसरल प्लूरा। ओके, एक होती है पैराइटल प्लूरा और एक होती है विसरल प्लूरा। डन? ओके, समझ में आ गई बात? ओके, ठीक है। नाउ डियर किड्स, व्हाट इज द मेन फोकस इन दिस स्ट्रक्चर, कि इन दोनों लेयर्स के बीच में होता है एक फ्लूइड। लेट मी ड्रॉ द फ्लूइड फ्रॉम द ग्रीन कलर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एक होता है फ्लूइड, ठीक है। ओके, डन, जिसे आप कहते हैं प्लूरल फ्लूइड, जिसे आप क्या कहते हैं? प्लूरल फ्लूइड, ठीक है किड्स, समझ में आया बच्चों आपको कि वी हैव 2 lungs. Lungs are protected by the membrane. The membrane is called as pleura. We have 2 pleura. The outer one periphery, मतलब periphery जो किनारे होगी, it is called as parietal pleura, और जो अंदर होगी it is called as visceral pleura. Done? तो we have 2 pleuras, 2 membrane. जो बाहर की ओर होगी it is a parietal pleura, और जो अंदर की होगी इसे कहते हैं विसरल प्लूरा। और इन दोनों के बीच में एक फ्लूइड रहेगा जिसे आप कहते हैं, टेक द स्क्रीनशॉट वेरी फास्टली, ठीक है, क्योंकि उस डायग्राम में नहीं बनाया, इसे कहते हैं प्लूरल फ्लूइड। समझ गए आप? ठीक है, इतनी बात। नाउ लेट मी क्लियर दिस। अब नेक्स्ट थिंग जो आपको डायग्राम में पढ़नी है, तो हमने समझ गए प्लूरा, हम समझ गए प्लूरल फ्लूइड। ओके, डन, कोई दिक्कत परेशानी इसमें नहीं, ठीक है। अब आपको क्या समझनी है कि जो आपका राइट वाला लंग होता है वो हमेशा लेफ्ट वाले लंग से बड़ा होता है, ठीक है। जो आपका राइट वाला लंग है, दिस इज द राइट लंग। ओके, तो ये जो राइट वाला लंग होता है वो हमेशा लेफ्ट वाले लंग से बड़ा होता है। राइट वाला जो लंग होता है उसका वेट होता है बच्चों अराउंड, सब लोग ध्यान से देखिएगा, जो राइट वाला लंग होता है उसका वेट होता है अराउंड 625 ग्राम। बट जो लेफ्ट वाला लंग होता है उसका वेट होता है 575 ग्राम्स, ठीक है। तो कौन ज्यादा बड़ा हुआ? ऑब्वियसली राइट वाला लंग। तो राइट वाले लंग का वेट कितना है? 625 ग्राम्स, और लेफ्ट वाले लंग का वेट कितना है? 575 ग्राम। देन अब आपको ये रीजन पता होना चाहिए कि वाई द लेफ्ट लंग इज स्मॉलर देन द राइट लंग, क्यों छोटा होता है? एक्चुअली होता ये है कि दोनों लंग्स के बीच में, लेट मी ड्रॉ दिस इनटू हियर, ठीक, ओके। तो जो आपका राइट लंग होता है, सपोज दैट ये जो लंग है, इनके बीच में पाया जाता है हार्ट। क्या पाया जाता है? हार्ट। ओके, तो आपका जो हार्ट होता है, सब लोग ध्यान से समझेंगे, जो आपका हार्ट होता है वो आपका टिल्टेड होता है। तो जो उसका पॉइंटेड वाला पार्ट होता है ना, वो उधर घुसा हुआ होता है। इट इज लाइक दैट, ठीक है, इट इज लाइक दैट। तो हार्ट को जगह देने के लिए ये वाला जो लंग्स होता है वो थोड़ा घुस जाता है बीच में, ऐसा होता है, ठीक है। आई बात समझ में कि जो आपका राइट वाला लंग होता है बच्चों वो कैसा होता है? थोड़ा सा बड़ा, और जो लेफ्ट वाला होता है वो थोड़ा सा छोटा। ओके, रीजन क्या है वो मैं अब आप सुनिए। दोनों फेफड़ों के बीच में हार्ट पाया जाता है। अब हार्ट जो होता है वो थोड़ा सा झुका हुआ होता है, तो जो हार्ट है वो झुकेगा तो एक पोर्शन तो एक साइड घुसेगा ना, तो इसका जो पूंछ वाला एरिया होता है वो थोड़ा सा इधर घुसता जाता है। डन। अब जो पूंछ वाला एरिया जब इधर घुसता जाता है तो इस लंग्स को भी थोड़ा जगह तो देना पड़ेगा। भैया ऐसा है कि अगर तुम इंपॉर्टेंट हो तो तुम भी इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। तो अब ऐसा झुकोगे तो ये वाला एरिया जो है उस लंग की ओर घुसेगा, इसलिए लेफ्ट वाला लंग कंपैरेटिवली राइट लंग से छोटा होता है। दूसरी बात अब आपको समझनी है कि जो राइट वाला लंग होता है उसमें 3 लोब होते हैं, 3 पार्ट ये, जबकि लेफ्ट वाले लंग में सिर्फ 2 ही लोब्स होते हैं, ठीक है। एक देखिए, राइट वाले लंग में एक पार्ट ये, तो राइट वाले लंग के 3 लोब्स मतलब पार्ट, ठीक है। तो राइट वाले लंग्स के कितने लोब्स हो गए? राइट वाले लंग्स के हो गए 3 लोब्स, और लेफ्ट वाले लंग के कितने हो गए? 2 लोब्स। डन। इतनी बात समझ में आई आपको? हाँ, समझ में आ गया इतना बात। नाउ प्लूरा समझ में आ गया, प्लूरल फ्लूइड समझ में आ गया। डन। अब आपका जो ट्रैकिया है, अब आपका क्या है? जो
ट्रैकिया है वो ब्रांच हो रहा है लंग्स के अंदर, मतलब ट्रैकिया आया और ऐसे करके लंग्स के अंदर घुस गया, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगी अभी, ठीक है। नाउ सो दिस इज द लेफ्ट लोब एंड दिस इज द राइट लोब, डन। और इसके नीचे एक डोम शेप का स्ट्रक्चर होता है जिसे आप कहते हैं डायफ्राम, इसके बारे में भी हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाइए लंग्स की डिटेल में, ठीक है, क्या है लंग्स, आ जाइए। सो वी हैव हाउ मेनी लेयर्स, हाउ मेनी लंग्स वी हैव 2 लंग्स। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, थोरेसिक कैविटी मतलब चेस्ट कैविटी में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद लंग्स जो होते हैं वो किससे कवर होते हैं, प्लूरल मेम्ब्रेन से, जो कि कितनी लेयर मेम्ब्रेन है, 2 लेयर मेम्ब्रेन है। आउटर लेयर को क्या कहते हैं, पेराइटल प्लूरा, और इनर लेयर को क्या कहते हैं, विसरल प्लूरा, समझ में आ गया। इन दोनों लेयर के बीच में जो प्लूरल कैविटी होती है, जो जगह होता है, उसको कैविटी कहते हैं बच्चों, और इस कैविटी में क्या प्रेजेंट होता है, प्लूरल फ्लूइड, डन। इसका अमाउंट कितना होता है, 150 ml, डन। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, व्हाट इज द रोल ऑफ प्लूरल फ्लूइड। सपोज दैट कि अगर आपके चेस्ट पे कोई मार दे, तो वैसे भी लंग्स डैमेज नहीं होते हैं क्योंकि ऊपर रिबकेज होता है, ठीक है, तो वैसे भी डैमेज नहीं होती। पर अगर मान लीजिए कि अगर आपकी चोट लंग्स तक लग गई, ठीक है, अगर आपकी चोट कैसी हो गई, लंग्स तक लग गई, तो भी आपके लंग्स कभी भी डैमेज नहीं होंगे, क्योंकि उसके ऊपर जो प्लूरल मेम्ब्रेन पाई जाती है, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। आई बात समझ में, बहुत इंपॉर्टेंट मेम्ब्रेन होती है जो उसे प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है। अब इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड होता है, कभी कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से इसकी अमाउंट बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों बढ़ जाती है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती है जो प्रोटेक्शन देती है। अब अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन घुसेगा, बैक्टीरिया घुसेगा, इन्फेक्शन करेगा, तो इनकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब 2 लेयर के बीच में अगर पानी बढ़ाओगे तो क्या होगा, बताओ बताओ क्या होगा, तो होगा ये कि इट विल मेक द प्रेशर इनटू द लंग एंड इट विल मेक द प्रेशर इनटू द रिब केज। भाई रिब केज के नीचे है क्या, फेफड़ा। अब दोनों लेयर के बीच में अगर पानी भरता जाए, प्लूरल फ्लूइड की मात्रा बढ़ती जाए, 150 से लेके 300 हो जाए, तो बाहर से इट विल मेक द प्रेशर इनटू द रिब केज और अंदर से इट विल मेक द प्रेशर इनटू द लंग्स। तो क्या होगा, आपको हो जाएगी बीमारी, ठीक है। और आपको जब आप ब्रीथ करेंगे ना, तो आप जैसे आप नॉर्मली ब्रीथ कैसे करते हैं, पर जब आपको ये बीमारी हो जाएगी तो यू विल लाइक, मतलब आप अंदर तक सांस नहीं ले पाएंगे, आपको बहुत दर्द होगा। दिस इज कॉल्ड एज डिस्पोनिया, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज डिस्पोनिया, डिस्पनिया, कुछ भी कह सकते हैं। और इस टर्म को आप कहते हैं प्लूरेसी। क्या कहते हैं, प्लूरेसी या प्लूरल इफ्यूजन डिजीज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, डन। ये बात आपको समझ में आई कि व्हाट इज अ प्लूरल इफ्यूजन डिजीज। प्लूरल इफ्यूजन डिजीज इज द डिजीज जिसमें लंग्स के दोनों परतों के बीच में प्लूरल फ्लूइड की मात्रा भर भर के बढ़ने लगती है, जिससे प्रेशर बढ़ता है, बाहर से रिबकेज पे बढ़ने लगता है और अंदर से लंग्स पे बढ़ने लगता है। और जब आप सांस लेते हैं तो ले नहीं पाते हैं, लंग्स में हवा भर नहीं पाती, आपको बहुत पेन होता है। इट इज कॉल्ड एज डिस्पोनिया, प्लूरेसी या प्लूरल इफ्यूजन डिजीज, डन। ओके, ह्यूमन बीइंग में राइट लंग में 3 लोब्स होते हैं और लेफ्ट लंग में 2 लोब होते हैं, जो कि मैंने आपको बहुत बार बता दिया है, ठीक है। सो ये देखिए, जब लंग्स में हवा भर रहे हैं आप लोग तो ये एक्सपैंड हो रहा है, जब निकाल रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है। पर इतना कॉन्ट्रैक्शन नहीं होता एक्चुअली, इट इज अ GIF। तो यहाँ पर हवा भर रही है और हवा निकल रही है, हवा भर रही है और हवा निकल रही है। इवन जो लोग भी मटन खाते हैं वो लोग ऐसे भरेंगे ना अपने लंग्स में, किसी भी गोट के लंग्स में, तो फूल जाता है, वो जब निकाल देंगे तो वो पिचक जाता है। सेम कंडीशन विद द लंग्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द लंग्स। आई होप कि ये लेक्चर आपने इंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा। प्लीज मुझे बताना बच्चों, ठीक है, इसमें कोई परेशानी तो नहीं है आपको। वैसे कुछ ज्यादा पढ़ाया नहीं है मैंने। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द ब्रोंकियल ट्री। मैं आपको बताऊंगी कि ट्रैकिया डिवाइड होकर कैसे लंग्स में घुसती है, ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट द एल्वियोलाइज, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। घर पे रहिए, अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट क्लास के लिए वेट करिए। थैंक यू सो मच। Hey students, I hope you're doing good and doing well. This is me Shipra Tiwari. Welcome back to your favorite platform Magnet Brains. बहुत बहुत स्वागत है आपके इस नए वीडियो में। सो लेट्स स्टार्ट। आज आपको क्या पढ़ना है,
लास्ट क्लास में हम लोगों ने लंग्स के बारे में पूरा कंप्लीट कर लिया था। मैंने आपको सारी चीजें लंग्स के बारे में बता दी थी कि लंग्स के ऊपर डबल लेयर होता है, अगर उस दोनों लेयर के बीच में पानी होता है जिसे प्लूरल फ्लूइड कहते हैं। ये सारी चीजें, किसका वेट होता है, कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है, क्या कैसा है, ये सारी चीजें, सारी कहानी अपन लोगों ने पढ़ ली थी। नाउ आज आपको पढ़ना है कि ट्रैकियल और ब्रोंकियल ट्री या ब्रोंकियल और रेस्पिरेटरी ट्री। इसके पहले मैं आपको चीजें, एक और चीज क्लियर कर दूं कि हम लोगों ने जो रेस्पिरेशन थ्रू द गिल्स पढ़ा था फिशेस में, तो अगर कहीं पर आपको ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द ब्रैंकियल रेस्पिरेशन, या आपको ये क्वेश्चन आता है फिशेस हैज व्हाट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी आ सकता है। गिल से जो भी ऑर्गेनिज्म रेस्पायर करते हैं उसे आप ब्रैंकियल रेस्पिरेशन भी कहते हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट कि आज आपको क्या पढ़ना है। आज हमें पढ़ना है बच्चों ब्रोंकियल और रेस्पिरेटरी ट्री। ठीक है, ब्रोंकियल और रेस्पिरेटरी ट्री क्या होता है वो सब हमको आज देखना है, क्या है ये चीजें। सबसे पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर में उस लंग्स के वीडियो में लेके जाती हूँ या लंग्स के डायग्राम में लेके जाती हूँ कि क्या कह रहा था ये, कि ये जो ट्रैकिया है, ठीक है, लुक एट दिस, ठीक है, सो दिस इज द ट्रैकिया इज डिवाइडेड इनटू द टू पार्ट्स, ओके, एंड साइमल्टेनियसली इट विल गोज इनटू द राइट लंग एज वेल एज द लेफ्ट लंग। ठीक है, ओके, नो, राइट लंग एंड द लेफ्ट लंग। ठीक है, ये समझ में आ गया था हम लोगों को कि ट्रैकिया जो होती है वो विंड पाइप होती है। सांस लेने के दौरान द ट्रैकिया विल गोज इनटू द लेफ्ट लंग एंड एज वेल एज द राइट लंग, पर पूरे राइट लंग में और लेफ्ट लंग में उसे फैलना जरूरी है। तो जब ट्रैकिया लंग्स के अंदर जाती है तो उसे सब ब्रांच होना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं कि सीधे 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 घुसे जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जब ट्रैकिया लंग्स में घुसेगी तो आप देखिए कि उसके बहुत सारे ब्रांचेस हैं। The branches is called as a tree. The branches is called as tree. अब आपको देखना है कि ये ट्री होते क्या है। देखो कि जब ट्रैकिया आई तो यहां पर इसके दो सब डिवीजन हुए, डन। ठीक है, इसके कितने सब डिवीजन हुए, दो सब डिवीजन हुए। द सब डिवीजन इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। क्या कहलाता है ये, ब्रोंकस। तो ट्रैकिया का जो सबसे पहला सब डिवीजन होता है बच्चों, जो ट्रैकिया का सबसे पहला सब डिवीजन होता है, इसे हम कहते हैं ब्रोंकस। अब जो ब्रोंकस राइट लंग में जा रहा है वो हो गया राइट ब्रोंकस, और जो लेफ्ट लंग में जा रहा है इट इज कॉल्ड एज लेफ्ट ब्रोंकस, डन। So what is the trachea is the pipe which is subdivided into the bronchus. The right bronchus will goes into the right lung and the left bronchus will goes into the left lung. ठीक है, अब जब आप आगे जाएंगे तो ये ब्रोंकस जब आगे बढ़ेगा तो इसका ये एक ब्रांच हुआ, ये एक ब्रांच हुआ, डन। एंड दीज ब्रांचेस, समझिए बात को, और ये देखिए ये एक ब्रांच हुआ, फिर ये एक ब्रांच हुआ, ये एक ब्रांच हुआ, ये ब्रांच हुआ, इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई। ठीक है, तो जब हम लोग आगे गए तो ये इसका एक ब्रांच हुआ, ये इसका ब्रांच हुआ, ये इसका एक ब्रांच हुआ। इन्हें आपने क्या कहा, इसे तो आपने ब्रोंकस कहा, इसे आप कहेंगे बच्चों ब्रोंकाई। तो जब ट्रैकिया डिवाइड होती है तो इमीडिएट डिवीजन को आप कहते हैं ब्रोंकस, फिर जब ब्रोंकस डिवाइड होती है तो इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई, और लास्ट में जब ये और ज्यादा डिवाइड हो जाती है, ये देखिए ये, तो इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकियोल। कहां लिखा है, कहां लिखा है, ये लिखा है। ठीक है, सो इमीडिएट डिवीजन इज व्हाट, इट इज द ब्रोंकस। ब्रोंकस विल डिवाइड इनटू द ठीक है, bronchi will divide into the bronchus and the bronchus will divide into the bronchiole. तो immediate division क्या है, bronchus है। bronchus किस में डिवाइड होता है, bronchi में, और bronchi किस में डिवाइड होती है, bronchiole में। ये बात समझ में आई। So 1, 2 and 3rd is bronchiole, done। तो अब आपके क्वेश्चन में आ जाएगा कि सबसे इमीडिएट डिवीजन क्या है ट्रैकिया का जो लंग्स की ओर जाता है, इट इज अ ब्रोंकस। ब्रोंकस लेफ्ट वाला लेफ्ट में जाएगा और राइट वाला राइट वाले लंग में जाएगा। अब ब्रोंकस डिवाइड होगी, ब्रांच डिवाइड होगी, एंड दिस ब्रांच इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई साइमल्टेनियसली ब्रोंकियोल, डन। कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी आई थिंक। चलिए देखें और क्या कह रहा है ये। नाउ when the trachea enters into the thoracic cavity, what is the thoracic cavity, tell me thoracic cavity क्या होती है, chest cavity। डायफ्राम के ऊपर जो एरिया पाया जाता है उसे हम थोरेसिक कैविटी कहते हैं। थोरेसिक कैविटी को चेस्ट कैविटी भी कहा जा सकता है। डायफ्राम के नीचे जो एरिया पाया जाता है इसे हम एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। ओके, डन, कोई दिक्कत, ठीक है।
उसके बाद द ट्रैकिया विल डिवाइडेड इनटू द टू ब्रांचेस कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकस, क्योंकि सबसे पहले डिवाइड हुआ है तो इट इज कॉल्ड एज प्राइमरी ब्रोंकस। ठीक है, इसे क्या कह सकते हैं हम लोग, प्राइमरी ब्रोंकस। ओके, द ब्रांचेस ऑफ द प्राइमरी ब्रोंकस अप टू द टर्मिनल ब्रोंकियल ट्री। डन। तो पहला क्या है, ब्रोंकस, फिर क्या है, ब्रोंकाई, और फिर लास्ट में वो और डिवाइड होकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, ब्रोंकियोल। डन। ठीक है, आ जाइए। The terminal bronchioles divided to form the respiratory bronchiole and the branches of the respiratory bronchiole make the respiratory tree. Done. अब आ जाइए डायग्राम में, और डायग्राम्स देखते हैं हम लोग, आ जाइए। डन। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। So this is the basically diagram of the bronchial and the respiratory tree. ठीक है, देखिए क्या होता है कि ट्रैकिया आया, this trachea will goes into the right lung and this trachea will go, this trachea एक ही है पर उसके दो ब्रांचेस है, एक जा रहा है कहां पर, एक जा रहा है राइट लंग में और एक जा रहा है लेफ्ट लंग में। राइट लंग में गया और ये गया लेफ्ट लंग में, तो पहले उसका डिवीजन क्या हुआ बेटा, ब्रोंकाई। ठीक है, ये हो गई प्राइमरी राइट लेफ्ट ब्रोंकाई और ये वाली हो गई प्राइमरी राइट ब्रोंकाई। उसके बाद ब्रोंकाई के डिवीजन हुए, डिवीजन हुए, डिवीजन हुए। इन डिवीजन को ध्यान से समझिएगा, इन डिवीजन को हम, इसको हम कहते हैं ब्रोंकस। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकस। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकस, इट इज कॉल्ड एज ब्रोंकाई एंड दिस वन इज कॉल्ड एज ब्रोंकियोल। समझ में आई बात। तो जो इमीडिएट डिवीजन हो रहा है वो क्या है बेटा, ब्रोंकस। फिर वो किस में डिवाइड हो गए, ब्रोंकाई में। ठीक, ब्रोंकाई किस में डिवाइड हो गए, ब्रोंकियोल में। अब समझिए कि लास्ट वाले जो ब्रोंकियोल होते हैं इन्हें आप रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल कहते हैं, ये वाले ब्रोंकियोल्स। ठीक है, जो कि एंड में जाकर एल्वियोलाइज में खुलते हैं। ठीक है, किस में खुलते हैं, एल्वियोलाइज में खुलते हैं। ठीक, ध्यान से देखेंगे सब लोग। अब कंडक्शन जोन की मैं बात करूं तो यहां से यहां तक आप सिर्फ हवा को पहुंचा सकते हैं। इट मींस यू में इनहेल, तो जब आप इनहेल करेंगे तो हवा यहां से ट्रेवल होकर यहां आ जाएगी। यहां पर अभी किसी भी प्रकार का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। दैट इज व्हाई द ब्रोंकियल ट्री is known as conducting tree or the conducting system। आई बात समझ में कि यहां से लेकर यहां तक किसी भी प्रकार का कोई एक्सचेंज नहीं होगा। That is why this tree is called as the conducting tree or the conducting system। Done? कोई दिक्कत? ठीक है, चलिए आगे देखें क्या बोल रहा है आपकी स्लाइड। नाउ द टर्मिनल ब्रोंकियोल, जो आखिरी में सब डिवीजन होता है, ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल बनाते हैं एंड द ब्रांचेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल मेक द रेस्पिरेटरी ट्री। डन। डायग्राम में आ जाइए, क्या कह रहा है, ये जो आखिरी वाले ब्रोंकियोल है इन्हें आप कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। इन्हें क्या कहते हैं आप, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। डन, कोई दिक्कत, इन्हें आप कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल अंत में जाकर रेस्पिरेटरी ट्री बनाते हैं, मतलब एल्वियोलाई बनाते हैं या एल्वियोलाई में खुलते हैं। डन। तो जितना भी ब्रोंकियल ट्री होता है वो सब कैसा होता है, वो सब होता है कंडक्टिंग जोन। कैसा होता है, कंडक्टिंग जोन। ठीक है, तो लास्ट वाले ब्रोंकियोल किसमें डिवाइड होते हैं, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में। Why it is called as respiratory bronchiole? क्योंकि जस्ट इसके बाद एल्वियोलाइज पाई जाएंगे और वहां पे गैसियस एक्सचेंज होगा। तो जो ब्रोंकियोल एल्वियोलाइज से जुड़े हुए हैं उन्हें हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल कहते हैं, और जो नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें नॉर्मल ब्रोंकियोल या कंडक्टिंग ब्रोंकियोल कहते हैं। ठीक है, नाउ द ब्रोंकियल ट्री में जो होती है, ध्यान से समझिए, द ब्रोंकियल इन द ब्रोंकियल ट्री कार्टिलेजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट while these are absent in the respiratory tree। let's come into the diagram। देखेंगे सब लोग इधर आ जाए, सब लोग डोंट डू इधर उधर, चलो इधर देखें कि ऊपर से लेकर यहां तक तो यहां पर देखिए रिंग्स पाई जा रही हैं। सब लोग देखिए कि ऊपर से लेकर यहां तक तो रिंग्स पाई जा रही हैं, पर when we come into the respiratory bronchiole यहां पर किसी भी प्रकार की रिंग्स नहीं होती है। ठीक है, तो जैसी रिंग ट्रैकिया में थी उसी टाइप की रिंग्स आपके पूरे ब्रोंकियल ट्री में होंगी, पर लास्ट में ब्रोंकियल ट्री का जो आखिरी डिवीजन होता है उसे हम रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल कहते हैं। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से एल्वियोलाइज जुड़ी होती हैं।
रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल जिससे एल्विलाई जुड़ी होती है उसमें किसी भी प्रकार की रिंग नहीं होती, जबकि पूरे पैसेज ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल सब में रिंग्स पाई जाती हैं जो उन्हें सपोर्ट देती हैं और बोलती हैं, ये बताती हैं कि भैया ऐसा है कि हवा हो चाहे हवा नहीं हो, अपने को पिचकना या चिपकना नहीं है। इवन मैं आपको बताऊं कि आदमी मर भी जाए ना, ठीक है, तो लंग्स जो है तो वो चिपक सकते हैं, पर कभी भी, ठीक है, कभी भी आपका ट्रैकियल सिस्टम नहीं चिपकता, क्योंकि वो रिंग जो होती है ना वो सपोर्ट करती हैं, तो ये पाइप कभी भी नहीं चिपकेगी। ठीक है, नाउ ये समझ में आया। द गैसियस एक्सचेंज ऑलवेज अकर इन द रेस्पिरेटरी ट्री, एब्सेंट इन द ब्रोंकियल ट्री। तो पूरा जो ब्रांच आपको दिखाई दे रहा था उसमें किसी भी प्रकार का रेस्पिरेटरी एक्सचेंज नहीं होगा। जिन ब्रोंकियल ट्री से एल्विलाई जुड़े होते हैं सिर्फ वहीं पर होता है, क्योंकि एल्विलाइज आर द स्ट्रक्चर जो कि रेस्पिरेटरी एक्सचेंज में मदद करते हैं। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ एयर विच इज फिल्ड इन अ ब्रोंकियल ट्री इज अ पार्ट ऑफ इट इज अ पार्ट ऑफ डेड स्पेस वॉल्यूम, इट डजंट टेक पार्ट इन द गैसेज एक्सचेंज, इट इज 150 ml। आप समझना, जब मैं इनहेल करती हूँ इट इज लाइक, और जब मैं एक्सहेल करती हूं तो ब्रोंकियल ट्री में 150 ml हवा हमेशा बची ही रहती है। वो हवा गैसेज एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती है, समझना बात को, वो हवा गैसेज एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेती है, और नहीं लेती है इसीलिए आप उसे डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। पार्ट ही नहीं लोगे, वहीं भरे रहोगे, जब निकालोगे और जब भरोगे तो रिफ्रेश होती जाएगी हवा, तो हमेशा उतना वॉल्यूम ब्रोंकियल ट्री में, समझिए, उतना वॉल्यूम जो है वो ब्रोंकियल ट्री में बना ही रहता है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट, मतलब मैं मानूं कि यहां से लेकर यहां तक का पार्ट गैसेज एक्सचेंज में पार्ट नहीं लेता, इसीलिए आप इसे कंडक्टिंग सिस्टम कहते हैं, या इसी को आप ब्रोंकियल ट्री भी कहते हैं। पूरे ब्रोंकियल ट्री में रिंग्स पाई जाती हैं जो उन्हें कोलैप्स होने से बचाती हैं। इसमें करीब 150 ml हवा हमेशा भरी रहती है। जब भरोगे, निकाल, जब कर सांस लोगे तो भर लोगे, फिर निकालोगे तो फिर भर लोगे, तो मतलब वो हवा हमेशा भरी रहती है, इसे आप डेड स्पेस वॉल्यूम कहते हैं। अंत में ऑल द ब्रोंकियोल विल ओपन इनटू द एल्विलाई, और इसे आप कहते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और सिर्फ इसी एरिया में, क्योंकि यहाँ पे एल्विलाइज है इसलिए इसी एरिया में सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेशन हो सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ब्रोंकियल ट्री एंड द रेस्पिरेटरी ट्री। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द एल्विलाइज। ये बहुत छोटा टॉपिक था बट बहुत ज्यादा समझने वाला टॉपिक था कि ट्रैकिया जब डिवाइड होती हैं तो सबसे पहले क्या होता है, ब्रोंकस। ब्रोंकस किस में डिवाइड होते हैं, ब्रोंकियाई। ब्रोंकाई किस में डिवाइड होते जाते हैं, ब्रोंकियोल। और अल्टीमेटली द ब्रोंकियोल विल ओपन इनटू द एल्विलाइज। ठीक है, द ब्रोंकियोल विच अटैच विद द एल्विलाइज इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। दैट इज इट। So this is all about the respiratory tree and the bronchial tree. I hope you got this. I hope you enjoyed this lecture. I hope you understand all the things which I have taught you. ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। So see you in the next class. Next class we will deal with the alveoli, जो कि इस पूरे पार्ट का सबसे important और फोकस करने वाला हिस्सा है। तब तक घर पे रहिए, सेफ रहिए और वीडियोस देखकर पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। Hey students, welcome back to your favorite channel. I hope कि आज आपने अपना दिन बहुत अच्छे से enjoy किया होगा। I hope कि जो हमने पढ़ा वो आपको बिल्कुल अच्छे से क्रिस्टल क्लियर होगा, क्योंकि जब तक आपको क्रिस्टल क्लियर नहीं है तब तक आपको उन वीडियोस को बार बार देखते जाना है। अगर आपने इन वीडियोस को अच्छे से देख लिया तो ये मान लेना कि 11th में आपके पूरे मार्क्स आएंगे, और ये मान लेना कि आपके नीट में भी रेस्पिरेटरी सिस्टम से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अच्छा, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं उनको मैं बता दूं कि 11th क्लास में इसके बाद जो हम चैप्टर शुरू करेंगे वो होगा फ्रॉम द चैप्टर नंबर 1। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। आज आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बताऊं। लास्ट क्लास में मैंने आपको ब्रोंकियल ट्री के बारे में बताया था। ठीक है, चलिए डायग्राम देखते हैं इसका। तो जब मैंने आपको ब्रोंकियल ट्री के बारे में बताया था, द ब्रोंकियल ट्री और द ब्रोंकियोल विल ओपन इनटू द एल्वियोलाइज। ठीक है, किसमें ओपन होते हैं, एल्वियोलाइज में ओपन होते हैं। ये मैंने बताया था क्या, अरे नहीं भी बताया तो सुन लो भाई। ठीक है, तो एक रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल ट्री होता है और एक एक्सचेंज या कंडक्शन ब्रोंकियल ट्री होता है। यहां से यहां तक आप सिर्फ हवा को पास करते हैं, सांस लो और भेज दो। पर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से क्या जुड़ी होती है, एल्वियोलाइज, एंड एल्वियोलाइज इज द स्ट्रक्चर जहां से गैसियस एक्सचेंज होता है। ठीक है, ठीक, डन 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 डन। चलो, नाउ एल्वियोलाइज, it is the structural and functional unit of the lung। ठीक, it is the structural and functional unit of the lungs। ठीक है,
स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? स्ट्रक्चरल का मतलब ये होता है कि एल्वियोलाइज की वजह से ही लंग्स एक पूरा एक्सचेंज करने वाला, हवा को एक्सचेंज करने वाला ऑर्गन है, एंड इट इज द फंक्शनल यूनिट, कि यही जो है ये पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक्सचेंज का काम करता है। डन। Approximately we have 300 million, let me draw this with the red color because it is very important, ठीक है? So we have around 300 million alveoli present into the lungs, ठीक है? कितने प्रेजेंट होते हैं? 300 मिलियन alveoli lungs में प्रेजेंट होते हैं, both the lungs, ठीक है? 300 मिलियन। अब आप सोचिए कितने सारे alveoli हैं, ठीक है? So we have 300 million alveoli present in the both lungs. Okay, now the inner surface area of both the lungs is approximately 100 meters square. Let me explain what is it. ठीक है, 300 million alveoli आपके lungs में present होते हैं। अगर मैं आपको पिछला डायग्राम दिखाऊं तो ये देखिए, इस तरीके से आपके alveoli present होते हैं गुच्छे के रूप में, in the form of bunch. Okay, तो एल्वियोलाइज का इतना सारा नंबर ये बताता है कि कंटिन्यूसली जब से आपका जन्म हुआ और जब तक आप मर जाएंगे तब तक आपके लंग्स में गैसियस एक्सचेंज हमेशा चलता ही रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? आपको समझ में आया कि मैं बोल क्या रही हूँ? 300 मिलियन एल्वियोलाइज हमें ये बताती हैं बच्चों कि इनका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा लार्ज है। It means it is the 100 meter square surface area, ठीक है? 100 मीटर स्क्वायर सरफेस एरिया का मतलब यह है कि अगर आप अपने लंग्स को खोल देंगे ना तो एक लॉन टेनिस का कोर्ट बनेगा जिसके अंदर आप टेनिस खेल सकते हैं, वो वाला होता है लॉन टेनिस कोर्ट। अब आप सोचिए कि 625 ग्राम 625 ग्राम्स के लंग्स में का सरफेस एरिया एक लॉन टेनिस कोर्ट के बराबर है। तो अगर आप अपने फेफड़ों की एल्वियोलाइज को खोल देंगे ना तो एक लॉन टेनिस का कोर्ट बनेगा, विच इज अ वेरी ह्यूज सरफेस एरिया। इतना बड़ा सरफेस एरिया है जो ये इंडिकेट करता है कि बहुत ज्यादा कंटिन्यूअसली गैसेस एक्सचेंज चलता ही रहेगा। समझे मेरी बात को? तो लंग्स में जो एल्वियोलाइज होती हैं वो रेस्पिरेटरी ऑर्गन होने का लंग्स को ये मौका देती हैं कि चलो तुम रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन जाओ। लंग्स रेस्पिरेटरी ऑर्गन इसीलिए है क्योंकि उसके पास एल्वियोलाइज है। डन। तो जितनी ज्यादा एल्वियोलाइज होंगी, जितनी ज्यादा इतनी होती हैं, इससे कम हो सकती हैं, इससे ज्यादा मुश्किल है, ठीक है? तो एल्वियोलाइज उन्हें मौका देती हैं कि जाओ तुम एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन बन जाओ और तुम गैसेस एक्सचेंज कर सकते हो। डन। जब भी आजकल जो है कोरोना वायरस इज वेरी मच इन द ट्रेंड, इजंट इट? ठीक है, तो कोरोना वायरस भी जो होता है वो एक्चुअली लंग्स के एल्वियोलाइज पे ही अटैक करता है, ये चीज आपको याद रखना है। डन। उसके बाद जो लोग भी स्मोक करते हैं, डन, जो लोग भी स्मोक करते हैं तो जो स्मोक का टार होता है, ठीक है, वी हैव अराउंड 180 कार्सिनोजेंस प्रेजेंट इनटू द वन स्मोक। ओके, तो आप जब भी स्मोक करते हैं, आप मतलब कोई भी आपके आसपास का, तो उसका जितना भी स्मोक होता है, जितना भी टार होता है, टार करे बहुत बीमार, ठीक है, तो ये जो टार होता है इट विल ब्लॉकेज द एल्वियोलाइज, ठीक है, जो आपके लंग्स में जो ऐसे कटोरी जैसी संरचनाएं बनी हैं, कटोरी जैसे स्ट्रक्चर बने हैं लंग्स के अंदर जो कि 300 मिलियन है, उनमें जाके जमता जाता है और जमते जमते वो पूरा एल्वियोलाइज को ब्लॉक कर देता है। अब क्या होगा कि तुमने कभी भी देखा होगा ना कि जो लोग बहुत ज़्यादा सिगरेट पीते हैं वो हमेशा ब्रेथलेस फील करते हैं, ब्रेथलेसनेस होती है उनको, तो ऐसे करेंगे, ऐसा करते हैं, जबकि जो नई सिगरेट पीता है वो नॉर्मली हल्का बहुत थोड़ा बहुत हाफेगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा बोलने पर तो हर कोई हाफता है, पर सीढ़ियों चढ़ने पर जो है आपने देखा होगा कि वो बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं चढ़ पाते क्योंकि एल्वियोलाइज ब्लॉक है। हवा भरोगे भी तो कहाँ भरोगे? तो एल्वियोलाइज इज द स्ट्रक्चर जो एक बार अगर लंग्स में बन जाता है तो वापस नहीं बन सकता है। बच्चों ये चीज आपको याद रखनी है। लोग उसको सक्शन पंप लगा लगा के एल्वियोलाइज को साफ करा सकते हैं पर नहीं बना सकते। इसलिए ऑलवेज स्मोकिंग इज वेरी इंजीरियस टू हेल्थ बिकॉज इट विल डैमेज योर एल्वियोलाई। वंस द एल्वियोलाइज गेट ब्लॉक्ड यू आर अनेबल टू ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। नाउ नेक्स्ट थिंग, okay, now if we talk about the surfaces of the alveoli, let me show you structure of the alveoli, ठीक है, देखिए।
सो दिस इज द एल्विलाइज, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द एल्विलाई, ठीक है। तो जो भी आप इनहेल कर रहे हैं एयर को, वो सब कहाँ पर आ रही है, एल्विलाइज के अंदर आ रही है। डन, समझ में आई बात आपको। एल्विलाइज कैसे देख रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा बॉल है, बॉल जैसे गुच्छे नहीं दिखाई दे रहे हैं ये, ठीक है। हाँ मैडम, ये दिखाई तो दे रहे हैं। अब हवा जो भी आएगी वो एल्विलाइज में भरती हुई जाएगी, ठीक है, समझ में आई बात। तो यहाँ पर देखिए, ये ऐसा आप काट देंगे तो बॉल का आधा टुकड़ा है ये, तो यहाँ पर पूरी हवा भरी हुई है। ओके, नाउ अब मैंने आपको रेस्पिरेटरी ऑर्गन का क्राइटेरिया बताया था कि कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन के बारे में आप बात कर रहे हैं, इट शुड बी सर्कुलेटेड बाय द ब्लड, ठीक है। तो इट शुड बी सर्कुलेटेड बाय द ब्लड। अब आप देख रहे हैं कि ये जो एल्विलाइज है वो दो चीजों से सर्कुलेटेड है। एक है पल्मोनरी वेन से, इट इज द एक्सेप्शन विच ब्रिंग्स द प्योर ब्लड, ठीक है, विच टेक्स द प्योर ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड डिलीवर्ड इट टू द हार्ट, ये एक्सेप्शन है। एंड नेक्स्ट सप्लाई इज बाय द पल्मोनरी आर्टरी विच इज ऑल्सो एन एक्सेप्शन, जो ये बताती है कि इट ब्रिंग्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट एंड डिलीवर्ड इट टू द लंग्स। डन, ओके। अब यहां पर देखिए कैपिलरीज, कैपिलरीज इज व्हाट, इट इज द कनेक्शन बिटवीन द आर्टरीज एंड वेन्स, ठीक है। तो अब पूरा बंच बना हुआ है, ठीक है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ऑक्सीजनेटेड कर रही है और ऑक्सीजनेटेड करके रेड बना दे रही है और रेड बना के पल्मोनरी वेन में खुल रहा है। दोनों का कनेक्शन बना हुआ है कि ब्लू वाली वेन क्या कर रही है, ब्लू वाली आर्टरी क्या कर रही है कि हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ला रही है, एल्विलाइज पर चारों तरफ सप्लाई हो रही है, एल्विलाइज उसका कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, बदले में उसे ऑक्सीजन दे रही हैं और फिर वो पल्मोनरी वेन से हार्ट की ओर चला जा रहा है, ठीक है। अब मैंने आपको इसके चारों तरफ मसल्स बताई थी जो उसे एक्सपैंड और रिलैक्स करने में मदद करती हैं। नाउ नेक्स्ट थिंग ये हो गया ब्रोंकियल, टर्मिनल ब्रोंकियल, इसे ही आप रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल भी कहते हैं, जो एल्विलाई से जुड़ा होता है, और ये इलास्टिक फाइबर होते हैं जो कि उन्हें एक्सपैंड और रिलैक्स करते हैं, ठीक है ना। ये बात आपको समझ में आई। अब आपको देखना है कि एल्विलाइज का जो अंदर का सरफेस होता है, ठीक, दिस ब्लू सरफेस, दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक। इसे क्या कहते हैं अपन, रेस्पिरेटरी सरफेस। डन, इसे कहते हैं रेस्पिरेटरी सरफेस। डन, 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 कोई दिक्कत आई बात समझ में। तो रेस्पिरेटरी सरफेस में डिफरेंट टाइप की सेल्स होती हैं, उन सेल्स के बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो जो भी गैस यहाँ से, जैसे मान लीजिए यहाँ से आपने इनहेल किया तो यहाँ पर क्या भरा हुआ है, ऑक्सीजन, और बाहर पे इन पल्मोनरी आर्टरीज के पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। लेट मी ड्रॉ दिस विद द ब्लू कलर। तो अब आप क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को एल्विलाइज में ऐसे निकाल लेंगे, एल्विलाइज उसे खींच लेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। और ऑक्सीजन जो होगा वो डिफ्यूजन के प्रोसेस से ही इन पल्मोनरी, ध्यान समझिए, जो ऑक्सीजन होगा इन पल्मोनरी वेन्स को दे दिया जाएगा। सो अंदर का जो सरफेस होता है एल्विलाइज का वो होता है रेस्पिरेटरी सरफेस। इन रेस्पिरेटरी सरफेस का आपको पता है कैरेक्टर क्या होता है, ये रेस्पिरेटरी सरफेस वाली जो लेयर होती है ये ऑक्सीजन को दे देती है ब्लड को, और बदले में ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेती है, एंड द प्रोसेस विल द डिफ्यूजन। डन, आई बात इतनी समझ में। नाउ नेक्स्ट थिंग जो अब आपको देखनी है, तो आपको ये समझ में आया कि हाउ मेनी एल्विलाइज वी हैव इन द लंग, वी हैव 300 मिलियन एल्विलाइज इन द लंग्स। डन, ये समझ में आया। The inner surface is called as respiratory surface where the gaseous exchange will takes place, ठीक है, okay. The internal surface is made up of simple squamous epithelium. 9th क्लास में आप लोगों ने टिश्यू का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ रखा है। देन द रेस्पिरेटरी सिस्टम या रेस्पिरेटरी स्क्वामस एपिथेलियम, ये होता है सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम। यहाँ पर जो आपको मैंने दिखाया कि एल्विलाइज का जो इनर सरफेस होता है, इट इज मेड अप ऑफ, इट इज कॉल्ड एज रेस्पिरेटरी सरफेस। ये जो ब्लू वाला सरफेस दिखाई दे रहा है, इट इज द रेस्पिरेटरी सरफेस एंड इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम, मतलब सिंगल सेल लेयर से बना होता है। जितना सिंपल टिश्यू होगा उतनी आसान डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी। यहाँ पर सिंगल लेयर ऑफ सेल्स होती हैं जिन्हें आप सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम कहते हैं। डियर किड्स, नाउ नेक्स्ट थिंग, चलो आ जाओ, इधर उधर नहीं करना है अपने को। नाउ जिसकी वजह से जो डिफ्यूजन होगा वो बहुत ज्यादा आसान बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट थिंग, आ जाइए इधर देखें। ओके, इन स्क्वामस सेल्स को हम कहते हैं न्यूमोसाइट्स। क्या कहते हैं? न्यूमोसाइट्स। These pneumocytes helps in the gaseous exchange।
तो ये जो सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम आपको दिख रहा है, इसमें जो स्पेशल टाइप की सेल्स हैं, इन सेल्स को हम न्यूमोसाइट कहते हैं. सो न्यूमोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड दीज न्यूमोसाइट्स आर द सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियल सेल. दैट इज इट. ठीक है, इसका नाम है न्यूमो. न्यूमो का मतलब है लंग्स. दैट इज इट. तो जो भी पार्ट, जो भी सेल लंग में पाई जाएगी, दैट इज कॉल्ड एज न्यूमोसाइट. दैट इज इट. Now next thing, अब देखिए, now these pneumocyte helps in the gases exchange. ठीक है, alveoli are richly supplied by the blood vessels. कौन कौन सी blood vessels है मुझे बताइए. One is the pulmonary artery, जो कहाँ से आ रही है, हार्ट से, जो कि क्या लेकर आ रही है, deoxygenated blood. अब क्या करेंगे भैया, लंग्स जो है, जो लंग्स की एल्विलाई है, वो क्या करेंगी, लंग्स की एल्विलाई कार्बन डाइऑक्साइड को उससे ले लेंगी और बदले में ब्लड में क्या डाल देंगे, ऑक्सीजन, एंड देन द ब्लड विल सप्लाई इनटू द पल्मोनरी वेन, व्हिच इज एन एक्सेप्शन. ये आपको बार बार बताया गया है, 10th क्लास में पढ़ा आपने. देन द पल्मोनरी वेन विल गोज इनटू द हार्ट. दैट इज इट. ठीक है, ये समझ में आया. नाउ नेक्स्ट थिंग, तो क्या क्या सप्लाई है, द पल्मोनरी आर्टरी, द पल्मोनरी डिवाइड्स, पल्मोनरी आर्टरी डिवाइड आफ्टर रीचिंग इनटू द लंग्स. ये सारी चीजें मैंने आपको बताई कि पूरे लंग में पल्मोनरी आर्टरी नहीं घूमती रहती, उसके बहुत सारे डिविजन्स भी होते हैं जो हर एल्विलाई के चारों तरफ फैले हुए होते हैं. नाउ दिस कैपिलरी नेटवर्क फॉर्म अ डेंस नेटवर्क अराउंड द एल्विलाई. डेंस नेटवर्क. अब 300 मिलियन एल्विलाई है, एक पल्मोनरी आर्टरी इधर उधर थोड़ी घूमते रहेगी भाई, उसके बहुत सारे ब्रांचेस होंगे और हर ब्रांच हर एल्विलाई के चारों तरफ जाएगा. नाउ ये सारी चीजें मैंने आपको समझा दी हैं. ये वाला पॉइंट भी कि हार्ट की ओर जाता है, फिर ये वाला पॉइंट भी. अब आपको क्या समझना है वो ध्यान से समझना. इस एल्विलाई में ध्यान से समझे कि जो आपका सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम है, ये देखिए, ध्यान से इधर आइए, लंग्स पे आइए, ये देखिए, यहाँ पर छोटे छोटे पोर्स होते हैं. जैसे कि यहाँ पर एक छोटा सा पोर है, छेद होता है, यहाँ पे छोटा सा पोर होता है. तो इन पोर्स को आप कहते हैं पोर्स ऑफ कोन. ठीक है, पोर ऑफ कोन भी कहते हैं. तो लेयर्स में, सपोज दैट कि दिस इज द एल्विलाई. ठीक है, लेट मी रब ऑल दिस. ठीक है, सो दिस इज द एल्विलाई. ठीक है, सपोज दैट दिस इज द एल्विलाई. डन. अब ऑल द सेल्स, ठीक है, जो भी इसकी अंदर वाली लेयर है जहां से गैसेज एक्सचेंज होता है, इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वायमस एपिथेलियम. पर ध्यान से समझना है, यहां पर बिल्कुल माइन्यूट पोर्स होते हैं. इन पोर्स को आप कहते हैं पोर्स ऑफ कोन. क्या कहते हैं, पोर्स ऑफ कोन, जहां से गैसेज एक्सचेंज होता है. ठीक है, सो देयर आर स्मॉल पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ एल्विलाइज. ठीक है, ये पॉइंट समझ में आया आपको. ये डिफ्यूजन गैस. अच्छा देखिए, वैसे तो गैस एल्विलाई से डिफ्यूज होकर ब्लड में चली ही जाएगी, पर अगर एक छोटा सा ओपनिंग रहेगा तो गैस जल्दी जल्दी डिफ्यूज होगी कि नहीं होगी. तो ये जो पोर्स ऑफ कोन है, ये गैसेस डिफ्यूजन को बहुत इजी बनाते हैं, ये चीज याद रखिएगा. ओके, एंड दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मैमेलियन लंग ओनली. ठीक है, मैमल्स में ही ये कैरेक्टर होता है कि उसमें पोर्स ऑफ कोन पाए जाते हैं और गैसेस डिफ्यूजन बहुत तेज आता है, तभी अपन इतना जल्दी जल्दी तेज बोलते हैं. मैमेलियन लंग में कोई भी सेंट्रल कैविटी नहीं होती है. मैमेलियन लंग अंदर से खाली नहीं होता है, उसमें भर भर के एल्विलाइज होती हैं, जिसकी वजह से वो से स्पॉन्जी नेचर का बनाती. खोखला नहीं है लंग आपका. आपके जो फेफड़े हैं उसके अंदर बहुत सारी एल्विलाइज है जो उसे स्पॉन्जी नेचर का देती हैं. ठीक है, नाउ किसी भी मसल में किसी भी लंग्स में, सॉरी, आई एम सो सॉरी, तो लंग्स में किसी भी प्रकार की कोई मसल्स भी नहीं पाई जाती हैं. डन. ओके, लंग्स में सेल्फ कॉन्ट्रैक्शन और सेल्फ एक्सपेंशन नहीं होता जैसा कि हार्ट में होता है. ठीक है, चलिए अब डायग्राम एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं. चलिए आ जाइए. इतनी जो कहानी पढ़ी, उस कहानी का एक समरी देखिए क्या है. ठीक है, सो वी हैव 300 मिलियन एल्विलाइज इन बोथ द लंग्स. The surface area is around the 100 मीटर स्क्वायर. एक लॉन टेनिस का कोर्ट है, दनादन टेनिस खेल सकते हो. तो लार्ज सरफेस एरिया है. तो these alveoli are supplied by the rich blood, supplied by the so many blood vessels. We have the branches of pulmonary artery which bring the deoxygenated blood from the heart, and we have the pulmonary vein which takes the oxygenated blood from the lung and delivered it to the heart. Okay, from the pulmonary artery the alveoli takes the carbon dioxide from it and delivered it to the pulmonary vein, and then pulmonary vein delivered the blood to the heart. That is it. Done.
Okay, now pulmonary, now the alveoli are open area, ऐसा दिखाई देती हैं वो, and the inner surface of the pulmonary alveoli are called as respiratory surface. The respiratory surface is made up of simple squamous epithelium which is responsible for the gaseous exchange. Somewhere in the respiratory epithelium, this is the respiratory epithelium, okay, RE matlab respiratory epithelium. So in the some places of the respiratory area, some small pores which are invisible whenever you are trying to see into the lungs. So small pores are found into the wall of alveoli, which makes the diffusion easy. Otherwise the diffusion are continuously going from the alveoli to the blood vessels or the blood, but pores of cone which is present in the surface of the respiratory epithelium makes the gaseous diffusion very easy. Okay, now the cells which are present into the respiratory epithelium called as pneumocyte, pneumo means lungs and cyte means cells, so the cells which are present into the alveoli is called as pneumocyte, which make the diffusion very easy and very effective. Now next thing, so this is the blood vessel, here we inhale the gas and fill with the oxygen. Okay, so we have two types of pneumocytes, some of them small and some of them are big, that is it. Okay, अच्छा, next चीज जो मैं आपको आखिरी चीज बता रही हूँ, आप एल्विलाइज में हवा भरे, आपको क्या लगता है कि ये बलून है? नो 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 नो, आप इन एल्विलाइज में हवा भरो चाहे मत भरो, ये पिचकने वाली नहीं है, क्योंकि ये जो न्यूमोसाइट सेल्स होती हैं, ये जो बड़ी आपको सेल्स होती हैं, ये निकालती हैं लेसिथीन। क्या निकालती हैं? लेसिथीन। देखो ये वाली जो होती है ये तो क्या करती हैं? रेस्पिरेशन। क्या करती हैं? रेस्पिरेशन, ठीक है। पर जो बड़ी होती हैं वो क्या निकालती हैं? लेसिथीन, ठीक है। लेसिथीन एक सर्फेक्टेंट होता है जो कि इन्हें कोलैप्स नहीं होने देता। सर्फेक्टेंट का मतलब समझते हैं ना, जो सरफेस टेंशन को घटाए, ठीक है। तो ये जो न्यूमोसाइट सेल्स होती हैं ये रेस्पिरेशन करने में मदद तो करती हैं, साथ में इनके सरफेस पे एक सर्फेक्टेंट निकालती हैं। सर्फेक्टेंट निकालती हैं तो ये क्या करेंगी? कभी भी पिचकने नहीं देंगी, ठीक। द सर्फेक्टेंट इज नोन एज लेसिथीन, जो कि एक टाइप का लिपिड होता है। डन 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 डन। सो आई एम प्रिटी श्योर कि आपको बेसिक से लेके, मतलब मैंने आप सोचिए तिल से लेके तार तक तो पढ़ा दिया है, तो 10th क्लास का बच्चा है उसे भी ये समझ में आएगा, 11th का है उसे भी ये समझ में आएगा, नीट का है तो भी समझ में आएगा, 12th का है तो भी समझ में आएगा। इवन मैं तो कहती हूँ किसी क्लास का भी बच्चा देख ले, अगर वो लेक्चर को शुरू से देख रहा है तो उसे लंग्स जरूर समझ में आ जाएगा, चाहे वो बायो का हो और चाहे वो बायो का ना हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द एल्वियोलाई, ऑल अबाउट द लंग्स, ऑल अबाउट द प्रोसेस ने ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर एंड एनाटॉमी ऑफ द लंग, ठीक है। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डील विद द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग विच इज द फिजियोलॉजी ऑफ द लंग। सो आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, आई होप यू लर्न, यू गेट ऑल द थिंग्स विच आई हैव टॉट यू। सो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, घर पे रहिए, सेफ रहिए, थैंक यू। हे डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स, और मैं हूँ शिप्रा तिवारी। उनके लिए जिन्हें नहीं पता है, आई होप कि कल आपने और परसों डे बिफोर येस्टरडे आपने बहुत एंजॉय किया होगा, क्योंकि 11th का कोई लेक्चर आपके लिए डिलीवर नहीं किया गया था। आपने अच्छी तरीके से सारी चीजें रेस्पिरेटरी सिस्टम की रिवाइज कर ली होंगी, मैं ये उम्मीद कर रही हूँ, क्योंकि अगर आपने नहीं किया है तो आप बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हैं। क्योंकि whenever we people studying about the physiology or any type of mechanism, तो होगा ये कि अगर आपने एक स्टेप या एक लेक्चर भी स्किप कर दिया तो आगे की प्रोसेस आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो आपको जितने भी लेक्चर मैंने अभी तक बनाए हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में वो पूरे पढ़ने हैं, ठीक है। आई बात समझ में? मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप सब कुछ पढ़ चुके होंगे और आपने प्रॉपर नोट्स बनाना शुरू कर दिया होगा, और जिनको नहीं मिल रहे हैं नोट्स वो वेबसाइट पे अवेलेबल है, वो ले सकते हैं, ठीक है। नाउ लेट्स स्टार्ट कि आज हमको पढ़ना क्या है वो मैं अब आपको बता दूं। आज आपको पढ़ना है ब्रीदिंग के बारे में। सब कुछ हमने पढ़ लिया, वी स्टडी ऑल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम, हमने सब कुछ पढ़ लिया। अब मैं आपको बताने वाली हूं कि ब्रीदिंग क्या होती है और कौन कौन से ऐसे रेस्पिरेटरी सिस्टम के पार्ट हैं जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं। अगर ये पार्ट नहीं होंगे तो आपकी ब्रीदिंग इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो जिस मैकेनिज्म को हम लोग बहुत सिंपल समझते हैं ना, तो वो इतनी सिंपल होती नहीं है जितना हम समझ रहे हैं, ठीक है। तो आज आपको मैं ये बताने वाली हूं कि ब्रीथ करने के दौरान आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं,
ठीक है, तो पहले अपन लोग पार्ट्स जान लेते हैं, उसके बाद अपन लोग मैकेनिज्म जान लेंगे। आई थिंक इट इज गुड फॉर यू पीपल, ठीक है, एक साथ जानेंगे तो सब कुछ हौच पौच हो जाएगा। ठीक, ये पूरा एनसीईआरटी का है, तो कोई भी ये नहीं सोचेगा कि एनसीईआरटी के बाहर का। ये जितना भी आपको पढ़ाया गया वो पूरा एनसीईआरटी का, और जो थोड़ा सा हाई लेवल पढ़ाना था जो कि नीट में आने वाला, वो भी मैंने आपको पढ़ा दिया। डन। सो लेट्स स्टार्ट कि द पार्ट विच आर इन्वॉल्व्ड इन द ब्रीदिंग। चलिए देखते हैं क्या है वो। देखिए सबसे पहला पार्ट, ओके, इसके बारे में मैंने आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी पढ़ाया नहीं था, क्योंकि मैंने उसको लेफ्ट कर रखा था कि जब मैं आपको ब्रीदिंग पढ़ाऊंगी तब मैं ये पार्ट आपको समझाऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट कि ब्रीदिंग में सबसे पहला पार्ट क्या है। सबसे पहला पार्ट है डायफ्राम। क्या है बेटा? डायफ्राम। देखिए डायफ्राम क्या होता है। डायफ्राम मैमल्स का एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है। आई होप कि आप ये जानते हैं कि मैमल्स क्या होते हैं बेटा। मैमल्स वो होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती हैं। मैमल्स वो होते हैं जो अपने यंग वन को फीड करा सकते हैं। आई होप ये चीज आपको पता होगी, ठीक है। नहीं पता है तो कम से कम आज तो जान गए ना। अब कभी नहीं पूछना किसी से कि व्हाट इज द मैमल्स। मैमल्स जिनके पास मेमोरी ग्लैंड होती है और वो अपने बच्चों को न्यूट्रिशन देने के लिए फीड करवाती हैं, बिकॉज दे हैव मिल्क ग्लैंड्स, ठीक है। नाउ रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला पार्ट जो ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होने वाला है, लंग्स वंग्स तो हमने पढ़ लिया है, वो है डायफ्राम, ठीक है। डायफ्राम मैमल्स का एक बहुत ही स्पेशल कैरेक्टर है। इवन ये सिर्फ मैमल्स में ही पाया जाता है। जितने भी मैमल्स तुम जानते हो सब में डायफ्राम होता है। डायफ्राम का काम ये होता है कि वो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को अलग करे। चेस्ट कैविटी मतलब थोरैक्स कैविटी, ठीक है, इसको कहते हैं थोरैसिक कैविटी। और नीचे की कैविटी जो चेस्ट के नीचे की कैविटी होती है उसको कहते हैं बच्चों हम लोग एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। आई बात समझ में। सो द डायफ्राम विल सेपरेट द थोरैसिक कैविटी एंड द एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है। इट इज द ओनली स्ट्रक्चर जो कि ये बताता है कि अगर इसके ऊपर जाएंगे तो हम थोरैसिक कैविटी में जा रहे हैं, थोरैसिक कैविटी के बारे में पढ़ रहे हैं, और अगर इसके नीचे जाएंगे तो वी आर स्टडीइंग अबाउट द एब्डोमिनल कैविटी। डन, समझ में आई बात। तो पहला कैरेक्टर क्या हुआ कि the diaphragm will separate the body into two parts. The upper part of the diaphragm is called as बच्चों, it is called as thoracic cavity, and the lower part of the diaphragm is called as abdominal cavity. Done? Okay? इसका जो शेप होता है वो होता है डोम शेप का। कैसा होता है? डोम शेप का, ठीक है। नॉर्मली ये डोम शेप का होता है, पर जब हम इंस्पिरेशन करते हैं, इट मींस जब हम सांस लेते हैं तो इसका शेप चेंज हो जाता है। डायफ्राम आपके इंस्पिरेशन में मदद करता है, क्योंकि एक्सपिरेशन इज अ पैसिव प्रोसेस, वो अपने आप होती है। इसलिए डायफ्राम एक्सपिरेशन मतलब सांस छोड़ने के दौरान नॉर्मल शेप में आता है। ये मदद करता है किसमें? इंस्पिरेशन में। सांस लेने के दौरान इसके शेप में चेंज होता है। जब आप सांस छोड़ते हैं तो ये वापस अपनी पोजीशन में आ जाता है। ये मैंने आपको थोड़ा सा बताया, इसके बारे में डिटेल से आपको पढ़ना है, ठीक है। नाउ चलिए देखिए पहला पॉइंट क्या लिखा है जो मैंने आपको बताया कि डायफ्राम किस में पाया जाता है। इट इज फाउंड ओनली इन द मैमल्स, ठीक है। और मैमल्स में एक क्रोकोडाइल में पाया जाता है जो कि रेप्टिलिया के हैं, इनमें भी डायफ्राम पाया जाता है, ठीक है, जो कि मैमल्स नहीं है। ओके, नॉर्मल शेप ऑफ द डायफ्राम इज डोम शेप, जो कि बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड करता है, जो कि मैंने आपको बताया, थोरैसिक कैविटी एंड प्यारे बच्चों एब्डोमिनल कैविटी। डन 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 डन। डायफ्राम कोई पूछेगा तो दन दन लिख दोगे ना, ठीक है, उसके बारे में क्वेश्चन में टिक कर दोगे ना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, in it radial muscles are present, they originated from the periphery and inserted the central position of the diaphragm. Now कोई भी बॉडी पार्ट अगर वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सीधी बात है, कोई भी बॉडी में पाया जाने वाला बॉडी पार्ट जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, इट इज वेल नोन एंड सेल्फ अंडरस्टूड दैट इट हैज द मसल्स, ठीक है। तो डायफ्राम भी क्या होता है? शेप चेंज करता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है इंस्पिरेशन के दौरान, इसलिए इसमें भी मसल प्रेजेंट होंगी। ये वेल नोन है, ये हम सब जानते हैं। तो अगर हाथ ऐसा हिल रहा है तो इसमें मसल्स है, कान ऐसा हिल रहा है तो इसमें मसल है। तो जो भी पार्ट बॉडी का कॉन्ट्रैक्ट होता है बच्चों, उन सब में मसल्स होती हैं। डायफ्राम की जो मसल्स होती हैं वो साइड से लेकर बीच में अटैच होती है। मतलब ये माने कि यहां से शुरू होती हैं और सेंटर पर अटैच होती है। मतलब पेरीफेरी मतलब किनारे से शुरू होती हैं और जाके सेंट्रली अटैच्ड होती हैं। मतलब देख लो, दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम द पेरीफेरी एंड इंसर्टेड इन द सेंट्रल रीजन ऑफ द डायफ्राम। डन 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 डन। तो किनारे से शुरू होती हैं और सेंटर पे जाकर अटैच हो जाती हैं, और ये मसल डायफ्राम को शेप चेंज करने में मदद करती हैं। डायफ्राम समझ में आया?
कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना इसमें, बहुत इजी चीज थी डायफ्राम। चलो थोड़ा सा इसके बारे में और देख लेते हैं, आ जाइए नाउ। डायफ्राम में जो है और चीज जो मैंने आपको बताई, देखिए डोम शेप का दिखाई दे रहा है आपको, सबको डोम शेप का डायफ्राम दिखाई दे रहा होगा, इसमें किसी भी प्रकार की, ये देखो डोम शेप का दिखाई दे रहा है। यहां पर लंग्स के नीचे दिखाई दे रहा है, ऑब्वियसली लंग के नीचे होता है, पर अगर आप नेक्स्ट फिगर देखें तो ये बता रहा है कि इसके ऊपर रिब केज है, पीछे वर्टिब्रल कॉलम है, मतलब जो डायफ्राम होता है वो लंग्स के नीचे होता है, वो चारों तरफ से रिब केज के घिरा हुआ होता है। डन, समझ गए इतनी बात, कोई कंफ्यूजन आई होप नहीं होना चाहिए, ठीक है। नाउ by the contraction of these muscles the diaphragm becomes flattened in the shape, so the volume of thoracic cavities increases which helps in the inspiration। सीधी बात ये है कि आप देख रहे हैं डोम शेप का, ये मैं आपको समझाऊंगी भी, तो टेंशन बहुत ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। डायफ्राम आपको किस शेप का दिखाई दे रहा है, डोम शेप का दिखाई दे रहा है, इस शेप का दिखाई दे रहा है। जब आप सांस लेते हैं तो डायफ्राम किस शेप का हो जाता है, फ्लैट हो जाता है। तो यहाँ की जो कैविटी है, जो थोरैसिक कैविटी है, जो चेस्ट कैविटी है, उसका एरिया क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, जिससे आप आसानी से मोर एंड मोर एयर यू इनहेल्ड, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप एयर जो है वो इनहेल कर सकते हैं। तो जब आप सांस ले रहे होते हैं तो डायफ्राम बिल्कुल चपटा होकर नीचे आ जाता है, जिससे चेस्ट की जो कैविटी है, जो छाती की कैविटी है, जो थोरैसिक कैविटी है, उसका एरिया बढ़ जाता है, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा सांस ले सकते हैं या सांस को भर सकते हैं। डन, इतनी बात समझ में आई कि डायफ्राम का रोल क्या है। डायफ्राम हेल्प्स इन द इंस्पिरेशन, किस में हेल्प करता है बच्चों, इंस्पिरेशन में। तो इतना समझ में आया डायफ्राम के बारे में, आई होप कि कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। 11th में थोड़ा सा डिटेल तो पढ़ना ही पड़ता है बेटा, उसमें कुछ आप कर नहीं सकते, ठीक है। सो आई होप यू लर्न द डायफ्राम। तो ब्रीदिंग में सबसे पहला प्रोसेस, सबसे पहला जो ऑर्गन इन्वॉल्व हुआ वो है आपका डायफ्राम, ठीक है। इतना समझ गए हम लोग, हाँ मैडम इतनी बात तो समझ में आ गई अपन को। नाउ लंग्स जो होता है, अगर मैं लंग्स का डायग्राम देखूं, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे क्या क्या है वो बात हम लोगों को समझना जरूरी है। मैं आपको पहले पार्ट का नाम पढ़ूंगी और उसके बाद जो है फिगर दिखाऊंगी कि ये कहां है। ओके, नाउ the lungs are situated in the thoracic cavity which is anatomically it is an airtight chamber। Done। अच्छा, इसके बारे में सुनिए। लंग्स जो है वो चारों तरफ से एक एयर टाइट डब्बे से, एक एयर टाइट चैम्बर से बंधा हुआ है या घिरा हुआ है। एयर टाइट का मतलब ये नहीं होता कि एयर जा नहीं सकती, आ नहीं सकती। बात ये है कि एयर जो है वो सिर्फ और सिर्फ लंग्स में आ सकती है और लंग्स से जा सकती है, ना तो इधर से आ सकती है, ना तो इधर से आ सकती है, ना तो कहीं से आ सकती है। सिर्फ और सिर्फ हवा किसके अंदर आएगी, लंग्स के अंदर आएगी और लंग्स से ही बाहर जाएगी। डन, ओके, समझ में आ गई बात। तो एयर टाइट चैम्बर का मतलब यह होता है कि कहीं और से हवा नहीं आ सकती कि बीच से घुसते चले जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो लंग्स होते हैं, जो फेफड़े होते हैं, दे आर कवर्ड विद सम स्ट्रक्चर एंड दे मेक एन एयर टाइट चैम्बर, ठीक है। अब कौन कौन से स्ट्रक्चर जो होते हैं जो फेफड़ों को, लंग्स को घेरे रहते हैं, वो अपने को समझना है। चलिए देखिए, सबसे पहला है थोरैसिक केज, ठीक है। सबसे पहला क्या है, यही है। थोरैसिक केज के अंदर क्या क्या है वो समझिए। थोरैसिक केज अगर आप अपने आप को शीशे में देखते हैं या कभी फील करते हैं तो पीछे भी आपको हड्डियां फील होती हैं, छाती के एरिया में भी आपको हड्डियां फील होती हैं। मतलब चारों तरफ से जो आपके फेफड़े हैं वो किससे घिरे हुए हैं, वो घिरे हुए हैं आपकी थोरैसिक केज से, जिनको आप रिब केज कह सकते हैं। नाउ थोरैसिक केज में पहला जो स्ट्रक्चर है वो है इंटीरियर सरफेस। इंटीरियर का मतलब होता है सबसे ऊपर, ठीक है, सबसे ऊपर। लंग्स के ऊपर जो सबसे ऊपर का एरिया है तो उसे कहते हैं क्लैविकल। तो आपके फेफड़ों का सबसे ऊपरी एरिया जिस स्ट्रक्चर से घिरा हुआ है उसका नाम है क्लैविकल। चलिए मैं आपको दिखाती हूं कि व्हाट इज द क्लैविकल। आ जाइए, ये जो बोन आपको दिखाई देती है जो कि कंधे के पास होती है, आप ऐसा छूकर फील कर सकते हैं, ये वाली बोन, ये वाली हड्डी, ओके। दिस हड्डी, दिस बोन इज कॉल्ड एज क्लैविकल। क्लैविकल इज अ ब्यूटी बोन। तो जिन लड़कियों का क्लैविकल दिखता है, दे सीम्स टू बी वेरी ब्यूटीफुल, ठीक है, लोग ये मानते हैं कि वो बहुत ब्यूटीफुल होंगी, ठीक है। सो क्लैविकल इज द ब्यूटी बोन, ठीक है। लंग्स का जो ऊपर का एरिया होता है वो किस बोन से घिरा हुआ है, क्लैविकल से घिरा हुआ है। दिस इज द क्लैविकल, ओके। सबसे ऊपर का एरिया क्या हो गया, क्लैविकल, विच इज द ब्यूटी बोन। डन। सो दिस इज द एरिया ऑफ द क्लैविकल, ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट थिंग, पोस्टीरियर सरफेस, मतलब आप जब नीचे आएंगे तो क्या होगा, ठीक है, नीचे क्या गिरा हुआ है, डायफ्राम। चलिए देखिए,
ऊपर क्या है क्लेविकल, नीचे क्या है डायफ्राम। समझ गए हम लोग? हाँ मैडम, इतनी बात तो समझ में आ गई। उसके बाद पीछे क्या है वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। ठीक है, पीछे क्या है, नॉट इट इज द वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स क्यों बोल रहा है अब आप समझिए। डॉर्सल सरफेस पे वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स क्यों बोल रहा है? डॉर्सल का मतलब होता है पीछे, ठीक है, तो एंटीरियर का मतलब क्या होता है आगे, ठीक है, ओके। पोस्टीरियर का मतलब होता है नीचे, ठीक है, ओके, नीचे। हाउ आई कैन राइट द नीचे, ओके। तो डॉर्सल का मतलब होता है पीछे, ठीक है, वेंट्रल का मतलब होता है सामने, ओके, और लेटरल का मतलब होता है किनारे, ठीक है। अब समझिए, तो ऊपर क्या है, सबसे ऊपर क्या है, ऊपर एंटीरियर मतलब आगे की, मतलब ऊपर की ओर, ठीक है। तो ऊपर क्या दिख रहा है आपको? ऊपर हमें दिख रहा है क्लैविकल विच इज द ब्यूटी बोन, डन। नीचे आपको क्या दिख रहा है? डायफ्राम। हाँ मैडम, इतनी बात समझ गए। पीछे जो होता है वो होता है वर्टिब्रल कॉलम एंड रिब्स। पर मैडम हमने तो ये सुना है कि जो रिब्स होती हैं वो सामने की ओर होती हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, देखो अगर मैं स्ट्रक्चर को देखूं तो ये पीछे क्या है वर्टिब्रल कॉलम, पीछे क्या है पूरी वर्टिब्रल कॉलम, ठीक। अब आप सामने से देखिए कि यहां से जो हड्डियां आ रही हैं वो अल्टीमेटली जाकर कहां जुड़ रही हैं? पीछे की ओर जुड़ रही हैं। इसका मतलब ये कि आपका अगर हम लोग क्या देखें, थोड़ा सा हम लोग देखें थोरेसिक कैविटी का स्ट्रक्चर, तो सपोज दैट दिस इज आवर स्टर्नम। ये क्या है आपका स्टर्नम। स्टर्नम कौन सी बोन होती है? आपके थोरेसिक कैविटी की मिडिल बोन। इससे क्या जुड़ी हुई है बेटा? इससे जुड़ी हुई है हमारी रिब्स। क्या जुड़ी हुई है? रिब्स, ठीक है। अब ये जो रिब्स होती हैं आगे से तो ये किससे जुड़ी हुई है? स्टर्नम से, सेंटर पे ये हड्डी होती है, और पर पीछे से ये किससे जुड़ी हुई है? वर्टिब्रल कॉलम से। इसका मतलब ये कि रिब्स जो है उसका अटैचमेंट आगे से पीछे की ओर होता है, पर सारी रिब्स नहीं जुड़ी होती हैं। उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे स्केलेटल सिस्टम में, तो टेंशन नहीं लेना है। आपको ये समझना है कि जो रिब्स होती हैं वो आगे से सेंटर की हड्डी से जुड़ी होती है विच इज कॉल्ड एज स्टर्नम, और पीछे से ये जुड़ी होती है वर्टिब्रल कॉलम से। इट मींस रिब्स आगे से पीछे की ओर पाई जाती हैं, ठीक है। इसीलिए पीछे की ओर वर्टिब्रल कॉलम होती है और रिब्स होती है, और आगे की ओर वेंट्रल सरफेस में सामने की ओर स्टर्नम जो कि मिडिल बोन है आपके छाती की, आपके चेस्ट कैविटी की, और उससे आपकी रिब्स जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। ओके, वी हैव 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, उनके बारे में स्केलेटल सिस्टम में हम लोग पढ़ेंगे। लेटरल सरफेस, किनारे की ओर आपको क्या दिख रहा है? रिब्स दिख रहा है, ये हम लोग समझ गए, डन। इतनी बात समझ में आई। तो ऊपर क्या है बच्चों? क्लैविकल। बीच में क्या है बच्चों? स्टर्नम। उससे क्या जुड़ा हुआ है? रिब्स। पीछे रिब्स किससे जुड़ जाती है? वर्टिब्रल कॉलम से, ठीक है। नीचे क्या है? डायफ्राम। ओके, इतनी बात समझ में आई। सो दिस इज द थोरेसिक केज जो कि ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। सो दिस इज योर चेस्ट कैविटी जो कि ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होगी। किसी भी प्रकार का डैमेज विल इफेक्ट द होल प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग। डन, समझ गए? जल्दी तो नहीं हो रहा है, मजा आ रहा है ना? बिल्कुल स्मूथली चल रहा है, कोई टेंशन नहीं लेना अपने को, ठीक है। ओके, तो आई होप इतनी बात आप सीख गए होंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा इंटीरियर, पोस्टीरियर, डॉर्सल, वेंट्रल और लैटरल का मतलब क्या होता है। ओके, नाउ लेट मी रब ऑल दिस थिंग्स। अब देखिए इसको, ठीक है। सब लोग जो है ध्यान से देखेंगे। मैं एक एक करके जैसे जैसे ये घूमते जा रहा है वैसे वैसे मैं आपको बता रही हूं। देखिएगा क्या क्या है ये। ओके, सो दिस कॉलर बोन, दिस इज कॉल्ड एज क्लैविकल। एक एक करके जैसे घूमेगा वैसे वैसे मैं आपको बता रही हूं। सो द कॉलर बोन इज द क्लैविकल, डन। ओके, इतनी बात समझ गए। ये जो चीज आपको दिख रही है, ठीक है, लेट मी ड्रॉ दिस विद द ब्लू कलर। ये जो आपको लाइनिंग दिख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज रिब्स। पीछे ये जो दिख रहा है इट इज कॉल्ड एज वर्टिब्रल कॉलम, डन। इतनी बात समझ में आई आपको। उसके बाद सेंटर पे ये जो दिख रहा है आपको इट इज कॉल्ड एज स्टर्नम, इट इज कॉल्ड एज स्टर्नम, डन। आई बात समझ में। और इसके अंदर क्या होते हैं? अपने प्यारे प्यारे दो छोटे छोटे तो नहीं है, फिर भी 575 एंड 625 ग्राम के लंग्स है इसके अंदर पाए जाते हैं। तो आई होप यू लर्नड अबाउट द थोरेसिक कैविटी। आपको ये समझ में आ गया कि थोरेसिक कैविटी क्या होते हैं। तो ब्रीदिंग में सबसे पहला स्ट्रक्चर जो कि इन्वॉल्व है उसके बारे में क्या पढ़ा हमने? डायफ्राम पढ़ा बच्चों, ठीक है, समझ में आ गया, उसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। सेकेंड हमने पढ़ा कि थोरेसिक केज जिसके अंदर लंग्स होता है उसमें भी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर होते हैं जो कि ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होते हैं। कौन कौन से? क्लैविकल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम, और जो है नीचे क्या होता है? डायफ्राम। नाउ नेक्स्ट थिंग,
the anatomical setup of the lungs in the thorax in such that any change in the volume of the thoracic cavity will reflected in the lung. This is called as pulmonary cavity. ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि इसमें किसी भी प्रकार का डैमेज या किसी भी प्रकार का एरिया या वॉल्यूम चेंज, जब आप सांस लेते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है, जब सांस छोड़ते हैं तो वॉल्यूम चेंज होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम चेंज होने पर डायरेक्ट इफेक्ट किस पर है, लंग्स पर है। तो किसी भी प्रकार का वॉल्यूम चेंज होता है थोरैसिक कैविटी में तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट आपके लंग्स पर पड़ता है, इसीलिए आप इसे पल्मोनरी कैविटी भी कहते हैं। व्हाट वी कॉल्ड एज पल्मोनरी कैविटी। व्हाई इट इज कॉल्ड एज बच्चों पल्मोनरी कैविटी? पल्मोनरी कैविटी या पल्मोन्स का मतलब क्या होता है, लंग्स। ये मैंने आपको पहले पढ़ाया। देन इतनी बात समझ में आई कि किसी भी प्रकार का वॉल्यूम चेंज अगर थोरैसिक कैविटी में होता है तो लंग्स पर डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है। ओके, in such an arrangement is essential for breathing. We can't directly alter the pulmonary volume. ठीक है, तो ये सब जो अल्टरेशंस होते हैं, वॉल्यूम का बढ़ना और वॉल्यूम का घटना, इन्हीं की वजह से आप ब्रीथ कर पाते हैं। अब आज मन है तुम्हारा कि हम खड़े हैं कि चलो पल्मोनरी वॉल्यूम ही चेंज कर देते हैं, ठीक है आज, तो ऐसा नहीं होता। पल्मोनरी कैविटी या थोरैसिक कैविटी को हम अपने मन से चेंज नहीं कर सकते बेटा। जब तक तुम सांस लेते रहोगे ऑटोमेटिकली उसकी कैविटी अपने आप ही चेंज होगी। सांस रोक लोगे तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई चेंज नहीं होगा, चाहे तुम्हारा मन चाहे या ना चाहे। ठीक, डन, समझ गए? ओके, नाउ नेक्स्ट स्ट्रक्चर अब आपको देखना है, वो है आपकी मसल्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चर में पहला डायफ्राम पढ़ा, दूसरा हमने थोरैसिक कैविटी पढ़ी। अब प्यारे बच्चों वी आर स्टडिंग अबाउट द इंटरकोस्टल मसल। अब मैडम ये क्या हो गई, कोई भी चीज को मैं खींच रही हूं। अभी हमने इसके पहले क्या पढ़ा कि एनी टाइप ऑफ चेंज इन द थोरैसिक कैविटी, एनी टाइप ऑफ चेंज इन द थोरैसिक वॉल्यूम, पल्मोनरी वॉल्यूम इन द चेस्ट कैविटी, वो लंग्स को अल्टर करती है या लंग्स पर कोई ना कोई प्रभाव पड़ेगा ही। अगर आप कैविटी को चेंज कर रहे हैं, सांस लेने के दौरान आपकी छाती ऊपर आती, देखो आती है ना, इसका मतलब थोरैसिक कैविटी जो है उसका वॉल्यूम चेंज हो रहा है। इफ द वॉल्यूम इज नॉट चेंज, हाउ यू कैन ब्रीथ? थिंक अबाउट दैट, आप ब्रीथ कर ही नहीं सकते। अब आप किसी चीज को खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, तो ऐसे कैसे खींच लोगे? वहां पर क्या होनी चाहिए? मसल्स होनी चाहिए। ठीक है, तो डायफ्राम में भी मसल्स होती हैं, वैसे ही थोरैसिक केज को, थोरैसिक कैविटी को बढ़ाने के लिए थोरैसिक केज को खींचना पड़ता है। तो we need some muscles. How many muscles we have involved in the breathing? We involve two types of muscle. One is the external intercostal muscle and second is the internal intercostal muscle. Now let's talk about what is the intercostal muscle. ठीक है, ध्यान से देखेंगे आप लोग। Suppose that, अच्छा इसका डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन भी मैंने बना रखा है तो देखेंगे। Suppose that बच्चों this is your sternum, ठीक है, जिससे क्या जुड़ी होती हैं, जिससे क्या जुड़ी होती हैं बताइए? जिससे जुड़ी होती हैं आपकी रिब्स। ठीक है, तो आगे क्या पाया जाता है? स्टर्नम। ऐसे ही बच्चों पीछे क्या पाया जाता है? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, तो ये अपन ने क्या बना लिया? वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, वीसी मतलब वर्टिब्रल कॉलम। ठीक, नाउ ध्यान से समझेंगे, इन दोनों के बीच में क्या जुड़ी हुई है? इन दोनों के बीच में जुड़ी हुई है रिब्स। क्या जुड़ी हुई है? रिब्स। इतनी बात समझे आप? सो सामने क्या है? स्टर्नम, पीछे क्या है? वर्टिब्रल कॉलम, और इनके बीच में क्या पाया जा रहा है? रिब्स। लेट मी लेबल दिस रिब्स। इतनी बात समझे? नाउ व्हाट इज द इंटरकोस्टल मसल? ठीक है, व्हाट इज द इंटरकोस्टल मसल? ठीक, इंटरकोस्टल मसल का मतलब होता है द मसल विच आर प्रेजेंट इन बिटवीन द टू रिब्स। वो मसल जो रिब्स के बीच में पाई जाती हैं उन्हें हम कहते हैं इंटरकोस्टल मसल। अब लेट्स टॉक अबाउट द EICM। कौन सी मसल? EICM मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। एक्सटर्नल इंटरकोस्टल जो मसल्स होती हैं बच्चों, किस कलर से ले? ब्लैक कलर। ठीक है, इसमें ये मसल स्टार्ट होती है वर्टिब्रल कॉलम के एंड से और जुड़ी होती हैं स्टर्नम के एंड पर। समझ में आई बात? ये शुरू होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के एंड से और जुड़ जाती हैं स्टर्नल के एंड पर। मतलब ये पीछे से शुरू होती हैं और आगे की ओर जुड़ी हुई होती हैं। समझ में आई बात? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वर्टिब्रल कॉलम के, ये यहाँ पे 1 लिख दे रही हूं और यहाँ पे 2 लिख दे रही हूं, तो वर्टिब्रल कॉलम के एंड से शुरू होती हैं और स्टर्नल के एंड पर जुड़ी हुई होती हैं। मतलब ऐसा।
ठीक है, अगर ऐसा जा रहा है मतलब EICM के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अगर आपकी मसल इस तरीके की जुड़ी हुई है बेटा, ठीक है, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट की ये देखिए, ये आपका वर्टिब्रल कॉलम का एंड है एंड दिस इज योर स्टर्नल एंड, ठीक, ST मतलब स्टर्नल एंड, इनके बीच में रिब्स जुड़ी हुई हैं। अगर आपकी मसल सपोज दैट की ऐसे जुड़ी हुई है, इट इज लाइक दैट, ठीक, तो ये होती है IICM मतलब इंटरनल इंटरकोस्टल मसल। समझ में आई बात? सो व्हाट इज द इंटरकोस्टल मसल प्यारे बच्चों? इंटरकोस्टल मसल्स आर प्रेजेंट इन बिटवीन द टू रिब्स, ठीक है, टू रिब्स। कोस्टल क्या होता है? ये पीसेस होते हैं मसल्स के जिनसे ये मसल जुड़ी हुई होती हैं, ठीक है। तो इंटरकोस्टल मसल जो होती हैं वो दो रिब्स के बीच में पाई जाती हैं। इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द EICM मतलब एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल प्यारे बच्चों, तो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल वर्टिब्रल मतलब पीछे से शुरू होती हैं और आगे से जुड़ी होती हैं। पाई कहां जा रही है? इन बिटवीन द टू रिब्स। तो उल्टा होती है, मतलब पीछे से शुरू होती हैं और कहां जुड़ी होती हैं? स्टर्नल एंड में, ठीक। यही अगर आप बात करेंगे इंटरनल इंटरकोस्टल मसल की, तो ये शुरू होती हैं स्टर्नल एंड से और खत्म होती हैं वर्टिब्रल कॉलम के एंड पर। तो ऐसी जो मसल जुड़ी होती हैं वो होती है EICM और ऐसी जो मसल जुड़ी होती हैं वो होती है IICM। डन? ओके, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं? ओके, इस डायग्राम को याद रखिएगा। नाउ अब मैं आपको समझाती हूं, ध्यान से देखिए। Okay, so what is the EICM? They originate from the dorsal part of the upper rib and insert the ventral part of the lower rib. ठीक है? Okay, ध्यान से समझिए कि ये शुरू कहां से होती हैं। देखिए, ये पहली रिब के पिछले हिस्से से शुरू होती हैं और दूसरी रिब के पहले हिस्से पे जुड़ी होती हैं, ठीक है। थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेट मी ड्रॉ। क्या होता है? ध्यान से देखिए, ये दो रिब्स हैं। ये बोलना चाह रहा है कि पहली रिब के, ध्यान समझिए, पहली रिब के पिछले हिस्से से और दूसरी रिब के पहले हिस्से पर जुड़ी हुई होती हैं। समझ गए? ये EICM है। क्या है बेटा? EICM, ठीक है। ये कैसे जुड़ी होती हैं? पहले रिब के पिछले हिस्से से दूसरी रिब के पहले हिस्से से, ठीक है, मतलब ऐसा। पर अगर ऐसा हो जाए बच्चों, कैसा हो जाए? ऐसा, पहली रिब का पहला हिस्सा और दूसरी रिब का आखिरी हिस्सा, ये कौन सी हो गई? IICM। सब लोग ऐसा ड्रॉ कर लेंगे। डन? कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ओके, नाउ बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ दीज मसल्स, ठीक है, इसकी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से जो रिब्स स्टर्नम जो होते हैं वो ऊपर की ओर जाते हैं और ये इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। ये जो मसल होती हैं ये आपके थोरैसिक चैम्बर को आगे की ओर खींचती है, मतलब रिब्स को आगे की ओर लाती हैं, जिससे आप सांस ले पाते हैं। तो EICM जो होती हैं वो इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? इंस्पिरेशन में हेल्प करती हैं। यही IICM के बारे में मैंने आपको बताया। इस मसल के कॉन्ट्रैक्शन से आप वापस से ओरिजिनल पोजीशन में आ जाते हैं। तो अगर आपको फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है, क्या करना है? फोर्सफुल एक्सपिरेशन करना है या आपको खांसना है, तो IICM जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। अब मेरी बात को समझना, जब EICM कॉन्ट्रैक्ट हो रही है तो आप नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं? नॉर्मल ब्रीथ कर रहे हैं और एक्सपिरेशन पैसिव प्रोसेस है, वो अपने आप होती है। पर जब आप फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? फोर्सफुल ब्रीदिंग कर रहे हैं, तब कौन काम करता है? IICM। तो जब आप नॉर्मल ब्रीथ करते हैं, इनहेल करते हैं, तो कौन सी? EICM। और जब फोर्सफुल ब्रीथ करते हैं तो वो होती है IICM, ठीक है। इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप नेक्स्ट लेक्चर का इंतजार करना। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन बच्चों को हो सकता है, मैं नेक्स्ट क्लास में रिवीजन में एक बार आपको और समझा दूंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ये इंपॉर्टेंट है और आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको ब्रीदिंग समझ में नहीं आएगी। तो नेक्स्ट क्लास का वेट करते रहना एंड आई होप यू एंजॉयड दिस लेक्चर, ठीक है, थॉरली। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। घर पे रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।